ऋषि माही को बताता है कि उसे थीम सॉन्ग के लिए एक परफेक्ट आवाज मिल गई है, तो माही भी ये बात जानकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो जानती थी कि ऋषि बहुत समय से सिंगर को ढूंढ रहा था और आज तक उसे जितने भी ऑडिशंस लिए थे इस गाने के लिए उसे कोई भी काबिल नहीं लगा था। आखिरकार हमें वो परफेक्ट वॉइस मिल गई। ऋषि की आवाज में खुशी झलक रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है ऋषि। माही ऋषि की आवाज में इतनी खुशी देखकर बोलती है। माही को पता था कि जिस भी इंसान को ऋषि ने चुना था वो उन्हें जरूर फेम की तरफ ले जाने वाला था। माही, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुस्कुराते हुए ऋषि एक लंबी सांस भरकर माही से कहता है, मेरी मदद? क्या बात है, बताओ। तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। माही शर्माते हुए रिप्लाई करती है, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो आवाज किसकी है, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ने अभी कॉल करके बताया है कि वो लड़की इस समय तुम्हारे स्टूडियो में है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से मिलो। मैं बस थोड़ी देर में निकल आऊंगा। कुछ घंटों में मैं भी स्टूडियो में तुमसे मिलूंगा। ऋषि माही को समझाने लगता है। ऋषि इस तरह के टास्क करने के लिए माही के ऊपर आराम से विश्वास कर लेता था, क्योंकि 10 साल से वो इसी तरह के काम करते हुए आ रहे थे। ऋषि को माही पर डिपेंडेंट होने की आदत हो गई थी। लेकिन मुझे यहाँ बहुत काम है ऋषि, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। माही ये कहते हुए कियारा के बच्चों की तरफ देखने लगती है। माही आसपास देखती है, लेकिन उसे कियारा भी कहीं नजर नहीं आती। You're kidding, right? इस काम से जरूरी क्या काम है माही? और तुमसे अच्छा इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई नहीं जानता। प्लीज मुझे मना मत करो। ऋषि की आवाज में तुरंत बदलाव आ जाता है और वो माही से रिक्वेस्ट करने लगता है। ऋषि की नर्म आवाज सुनकर माही उसे मना नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो एक और बार पूछती है, क्या ये सच में इतना जरूरी है? क्या मेरे अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी और पर इतना विश्वास नहीं है। ऋषि रिप्लाई करता है। अनिका पर भी नहीं? माही के दिमाग में अभी भी ऋषि और अनिका की वो तस्वीरें घूम रही थी। माही, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और हाँ, मुझे उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऋषि ये कहते हुए अपने आगे देखता है और फिर दोबारा अपनी नजरें घुमा लेता है। प्लीज मेरा एक काम कर दो माही, उसके बाद जहाँ तुम बोलो हम वहाँ डिनर पर चलेंगे। ऋषि माही को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सिर्फ हम दोनों डिनर पर जाएंगे? माही बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूछती है। जैसा तुम चाहो। ऋषि बिना किसी झिझक के उसकी बात मान लेता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये काम ऋषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। माही तुरंत तैयार हो जाती है। उसके बाद ऋषि उसे बताता है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर उसे कहाँ मिलने वाला है। माही उसकी बात सुनती है और फोन रख देती है। ऋषि इस समय अपने ऑफिस में था और अनिका उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही ऋषि फोन रखता है वो अपनी जगह पर खड़ा होकर अनिका के घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे अभी निकलना होगा, ऋषि अनिका से कहता है। अनिका ऋषि की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और पूछती है, क्या कोई जरूरी काम है? हाँ। ऋषि टेबल पर से अपना कुछ सामान उठाता है और फिर अनिका के पास आकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ? वो अपना हाथ प्यार से अनिका के चेहरे पर रखता है और उसकी आंखों में ध्यान से देखने लगता है। अनिका जब ऋषि की आंखों में देखती है तो वो नर्वस हो जाती है। अनिका हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हल्के से हिलाती है। यू ब्यूटीफुल। ऋषि उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसे अनिका से प्यार हो गया हो। तुम जानती हो ना, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम सच्ची हैं। ऋषि अनिका से बहुत नरम आवाज में कहता है। अनिका मुस्कुराती है और ऋषि उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ ऑफिस से बाहर ले जाता है। ऋषि अनिका के साथ गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अनिका उसी मुस्कान के साथ अंदर बैठ जाती है। अनिका ऋषि का टेंशन पाकर बहुत खुश होती है। इसी बीच अनिका की नजर घड़ी पर जाती है तो उसे अचानक याद आता है कि उसे किसी से मिलने जाना था। क्या तुम मुझे क्लब हाउस में छोड़ सकते हो? अनिका ऋषि से पूछती है। हाँ, लेकिन वहां पर क्यों? क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो? ऋषि अनिका से कैजुअल टोन में कहता है। हाँ, एक दोस्त से मिलना है। अनिका उस दोस्त का नाम ऋषि को नहीं बताती और ऋषि उसे शक की नजरों से देखने लगता है। क्या कोई खास दोस्त है? ऋषि अनिका को चढ़ाते हुए पूछता है। अनिका तुरंत कोई जवाब नहीं देती। वो खिड़की के बाहर देखती है और एक लंबी आह भर लेती है। हाँ, जैसे माही तुम्हारे लिए खास है। अनिका सीधा जवाब देने की जगह ऋषि को परेशान करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन माही का नाम सुनते ही ऋषि का सारा ख्याल माही की तरफ चला जाता है। वो सोचने लगता है कि माही ने अभी तक सिंगर से बात की या नहीं। ऋषि अपने ख्यालों में गुम हो जाता है और अनिका से आगे कुछ नहीं पूछता। क्लब हाउस के बाहर पहुंचते ही वो अनिका से जल्दी से बाय बोलता है और फिर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में ऋषि स्टूडियो पहुंच जाता है। माही उसे देखते ही भाग कर आती है और ऋषि को गले से लगा लेती है। हालांकि ऋषि को माही से इतना मतलब नहीं था, लेकिन काम के वक्त वो माही को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। माही की सांसें चढ़ी हुई होती हैं। वो तेज सांसें लेते हुए बोलती है, ऋषि तुम्हें कभी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। प्रोड्यूसर को जिसकी आवाज इस गाने के लिए पसंद आई है वो कोई और नहीं बल्कि कियारा है। ऋषि ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। सीरियसली? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कियारा को कभी इसके लिए तैयार कर पाएंगे। तुम मेरे भाई को जानते हो, वो कियारा को कभी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देगा। साथ ही कियारा भी इस बात के लिए नहीं मानेगी। उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पहले से ही पैसे इतना परेशान है। उसे अपनी जिंदगी प्राइवेट रखना पसंद है। माही आराम से ऋषि को सब कुछ बताने लगती है। ऋषि उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर वो दोनों साथ में ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कियारा से नेगोशिएशन की बात हो रही थी। ऋषि का मूड बहुत खराब होने लगता है। वो सोचकर तो ये आया था कि वो आज सिंगर को फाइनल कर देगा, लेकिन सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। वो जानता था कि कियारा के अंदर वो पैशन है जिसकी जरूरत ऋषि को थी। कियारा ने अपनी जिंदगी में मुश्किलें देखी थी और उन सब से निकलने के बाद वो कियारा बनी थी जिसे ऋषि जानता था। कियारा की आंखों में वो चमक थी और ऋषि भी चाहता था कि इस काम के लिए वो कियारा को ही चुने, लेकिन कियारा को मनाना आसान काम नहीं था। तुम आने वाली सुपरस्टार हो कियारा, मैं तुम्हें बहुत फेमस बना सकता हूँ, एक अधेड़ उम्र का आदमी कियारा से कहता है। कियारा उसकी तरफ देखती है और उस आदमी का ड्रेस सेंस जज करके कियारा समझ जाती है कि वो आदमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पोस्ट हैंडल करता था। कुछ देर पहले ही वो आदमी कियारा के पास आया था। कियारा ये जानकर बहुत हैरान हो गई थी कि वो कियारा को सिंगर बनाना चाहता था। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे सुपरस्टार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कियारा आराम से उस आदमी को इनकार करती है। कियारा को फेमस होने का कोई शौक नहीं था। पहले विराट के साथ हुए स्कैंडल के बाद वो सिर्फ लोगों की नजरों से गायब होना चाहती थी, लेकिन उस आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसके मुताबिक बैड पब्लिसिटी जैसा कुछ नहीं था। एक आर्टिस्ट किसी भी तरह से अगर फेमस हो रहा था तो एक अच्छी बात थी। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कौन था जिसके ऊपर स्कैंडल नहीं बना था? जितना वो आदमी इस चीज को लेकर इग्नोरेंट था, उतना ही कियारा को इस बात की चिंता थी। कियारा को डर था कि कहीं बार बार इस तरह की पब्लिसिटी की वजह से विराट उसे छोड़ न दे, इसीलिए कियारा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बस ये सोचते हुए वो उस आदमी से दोबारा कहती है, थैंक यू सर, लेकिन मैं फेमस नहीं होना चाहती। तुम समझ क्यों नहीं रही कि तुम्हारे लिए ये कितना बड़ा मौका है? ये कहते हुए वो आदमी जोर से अपना हाथ टेबल पर पटक देता है। उसके ऐसा करते ही कियारा चौंक जाती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, लेकिन तुम इस हालत में उनसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है, तुम्हें अपना नाम बनाना होगा। वो आदमी कियारा को समझाने लगता है। लेकिन इन सबका सिंगिंग से क्या मतलब है? कियारा कंफ्यूज होकर बोलती है। ये सुनकर वो आदमी अपना बिजनेस कार्ड निकालता है और कियारा को देकर कहता है, मेरा नाम हरीश ओबेरॉय है।
हालांकि कियारा म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसने भी हरीश ओबेरॉय का नाम सुना था। वो उसका कार्ड देखते ही चौंक जाती है और सरप्राइज टोन में कहती है, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। कियारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े आदमी को कियारा में इंटरेस्ट था। वेल, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे अंदर सुपरस्टार बनने की काबिलियत है कियारा। हरीश कियारा से बहुत ही सीरियस टोन में कहता है। हरीश कियारा का चेहरा ध्यान से देख रहा था। उसे कियारा की आंखों में वो दर्द नजर आ रहा था जिसमें तकलीफ भी थी, लेकिन साथ ही साथ ऊपर उठने का जुनून भी था। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम इस गाने के लिए एकदम परफेक्ट हो। कोई बात नहीं, अगर तुम प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, हम लोग खुद तुम्हें ट्रेन करने को तैयार हैं। हरीश कियारा को बहुत उम्मीदों भरी आंखों से देखने लगता है। कियारा बहुत कंफ्यूज महसूस करती है। अचानक से अपने ऊपर इतना प्रेशर महसूस करके कियारा को कहीं ना कहीं डर भी लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं। कियारा के चेहरे पर कंफ्यूजन हरीश को साफ नजर आने लगता है। वो आराम से कियारा को कहता है, तुम माही को जानती हो, उससे बात करो, इस बारे में अच्छे से सोच लो, लेकिन मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। अगर तुमने इस गाने पर काम नहीं किया तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। हरीश गंभीरता से कियारा की तरफ देखकर वहां से जाने लगता है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे? कियारा बहुत हैरानी भरी आवाज में पूछती है। बिल्कुल, मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मैं उसे परफेक्टली करना पसंद करता हूँ, वरना नहीं। हरीश कियारा की आंखों में देखकर कहता है। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कियारा और हरीश दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। कियारा, लेट्स टॉक। आखिर ये आदमी कौन था जो ऑफिस के अंदर आकर कियारा से ऐसे कह रहा था? क्या कियारा इस काम के लिए मान जाएगी? और क्या विराट कियारा का ऋषि के लिए काम करना एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कियारा और हरीश एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं और ऋषि अंदर आ जाता है। ऋषि कियारा को देखता है और कहता है, लेट्स टॉक कियारा। ऋषि बहुत एंग्शियस महसूस कर रहा था। वो और देर इंतजार नहीं कर सकता था। वो इतने बड़े मौके को कियारा की वजह से खराब होने नहीं दे सकता था। ऋषि के साथ माही खड़ी थी। ऋषि को इस तरह से हड़बड़ाता देखकर उसका हाथ आराम से छूती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। कियारा ऋषि को जवाब देने से पहले माही से आराम से पूछती है, माही, क्या काया और काव्य का शूट पूरा हो गया है? नहीं, अभी शूट कंप्लीट होने में थोड़ी देर लगेगी, माही कियारा को बताती है। कियारा, क्यों ना तुम तब तक के लिए ऋषि से एक बार बात कर लो और मैं काया और काव्य को देख कर आती हूँ। माही जानती थी कि कियारा ऋषि को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि इस काम में वो ऋषि का साथ दे रही थी, माही चाहती थी कि कियारा इस काम के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू फॉर योर हेल्प माही, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ, कियारा बहुत आराम से कहती है। कियारा को भी ऋषि से माही के बारे में बात करनी थी, लेकिन इस बीच माही को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो नहीं चाहती थी कि ऋषि और कियारा एक दूसरे के ज्यादा पास आएं। माही को ऋषि की बातें सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कियारा को पसंद करता है, पर थीम सॉन्ग ऋषि और माही दोनों के लिए ही बहुत जरूरी था, इसलिए माही के पास भी कोई और चॉइस नहीं थी। माही बस ये चाहती थी कि प्रोडक्शन अच्छे से पूरा हो जाए। माही जब कियारा के बच्चों के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उनकी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। फोटोग्राफर्स अपना सामान पैक कर रहे थे और फोटोग्राफर की असिस्टेंट बच्चों को कैंडी दे रही थी। जब असिस्टेंट माही को वहां देखती है तो वो बच्चों को माही के पास लाकर खड़ा कर देती है। अच्छा वो माही, तुम आ गई, तब से वो बॉडीगार्ड तुम्हें ही ढूंढ रहा है, असिस्टेंट माही के पास आकर बोलती है। बॉडीगार्ड? माही को समझ नहीं पाती, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन का भाव होता है। हाँ, वो बड़ा आदमी तब से बोल रहा है कि वो कियारा को ढूंढ रहा है, उससे जाकर बात कर लो, वो बहुत टेंशन में है, असिस्टेंट माही को बताती है। तभी माही को महेश के बारे में याद आता है। विराट ने आज महेश को कियारा के साथ भेजा था। माही इस बारे में सोचने लगती है कि विराट को कियारा की कितनी चिंता थी और क्या होगा जब दादी को विराट और कियारा के रिश्ते के बारे में पता चलेगा। वैसे कियारा असल में तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर दिखती है, आखिर विराट की पसंद है, असिस्टेंट माही से हंसते हुए कहती है। लेकिन माही इस मजाक के लिए तैयार नहीं थी। वो चिढ़कर कहती है, बच्चों के आगे तो ये बातें मत करो, ये सब रूमर्स हैं। विराट और कियारा के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसी बीच माही को महसूस होता है कि वो विराट और कियारा के रिश्ते से जल रही थी। वो अपने और ऋषि के बीच में ऐसा रिश्ता चाहती थी। उसकी जिंदगी का कोई गोल था तो वो सिर्फ ऋषि से शादी करना था। वो थक गई थी दूसरों की जिंदगी को इतना आगे बढ़ता देखकर, जबकि वो इतने सालों में खुद ऋषि के करीब नहीं आ सकी थी। माही कियारा और विराट के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानती थी। उसने एक दिन टीना को बात करते हुए सुन लिया था। अब माही भी चाहती थी कि काश ऋषि भी उसके साथ ऐसा कुछ करे। अपनी मन की कड़वाहट को माही बाहर नहीं आने देती। वो आराम से असिस्टेंट को शुक्रिया कहती है और फिर बच्चों के साथ महेश को ढूंढने निकल जाती है। आंटी, मम्मी कहाँ है? काया माही से पूछती है। काया और काव्य दोनों माही का हाथ पकड़कर चल रहे थे। मम्मी को जरूरी काम खत्म करने गई है, हम लोग पहले महेश को ढूंढेंगे और उसके बाद मम्मी के पास चलेंगे, ठीक है? माही उन दोनों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है। काव्य बहुत थक चुका था, वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता है। आज उनकी शूटिंग काफी लंबी चल गई थी। काव्य के अंदर काया जैसी एनर्जी नहीं थी, उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी और विराट के पास जाना चाहता था। थोड़ी देर में माही को महेश नजर आ जाता है। माही को देखते ही महेश चिंता भरे भाव के साथ कहता है, आखिरकार मैम आप मुझे मिली गई, कियारा मैम तो यहाँ नहीं है। मिस्टर विराट मुझ पे बहुत गुस्सा होने वाले हैं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महेश का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाला हो। आज से पहले उससे कभी ऐसी गलती नहीं हुई थी। महेश को डर था कि अगर कियारा सही समय पर नहीं मिली तो विराट उसे काम से निकाल देगा। आप चिंता मत करिए, माही आंटी जानती हैं कि मम्मा कहाँ है। काया महेश की चिंता को देखकर तुरंत कहती है, क्या सच में? महेश की आंखें जगमगा जाती हैं। माही हाँ कहते हुए सर हिलाती है। हाँ, कियारा एक जरूरी मीटिंग कर रही है। माही महेश को शांत होने को कहती है। ये सुनकर महेश एक राहत भरी सांस लेता है। इतनी देर से वो इतने टेंशन में था, लेकिन अब अचानक से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से किसी ने भारी बोझ ले लिया हो। महेश, माही और दोनों बच्चों के साथ अब उस ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर कियारा ऋषि से बात कर रही थी। रास्ते में रिसेप्शन क्रॉस करते हुए रिसेप्शनिस्ट माही को रोक लेती है। माही, मिस्टर विराट का कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि शूट ओवर हो चुका है या नहीं। वो काफी देर से मिस कियारा को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कियारा का फोन नहीं लग रहा है। ओके, मैं विराट से बात करती हूँ, माही रिसेप्शनिस्ट को रिप्लाई करती है और अपने भाई का नंबर फोन में डायल कर देती है। कॉल पर जैसे ही विराट को पता चलता है कि बच्चे ठीक है तो वो तुरंत अपनी बहन का फोन रख देता है। वो नहीं चाहता कि माही को पता चले कि विराट को कियारा की चिंता हो रही थी। बाहर से वो ये दिखाना चाहता था कि कियारा सिर्फ उसकी सेक्रेटरी थी। हालांकि विराट माही से कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी माही सब कुछ समझ जाती है। वो अपने भाई को अच्छी तरह से जानती थी और उसे ये भी पता था कि विराट अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता था। जब से कियारा विराट के साथ रहने लगी थी, विराट ऑफिस से जल्दी घर लौट जाता था, वरना पहले हर रात किसी न किसी मीटिंग में बिजी रहता था या फिर ऑफिस में काम करता था। लेकिन अब जैसे विराट बिल्कुल बदल चुका था। ये सारी चीजें माही देख सकती थी और वो जानती थी कि ये सब कियारा की वजह से हो रहा था।
हो सकता है कि विराट अभी भी इन चीजों को नहीं देख पा रहा था, लेकिन माही सब जानती थी। थोड़ी देर में माही ऑफिस में पहुंच जाती है। अभी उसे गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और इतने कम समय में ऋषि और कियारा के बीच अग्रीमेंट की बातें शुरू हो गई थी। माही ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऋषि ने कियारा को कैसे मना लिया था। तुम कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो गई हो? माही कियारा को एक कोने में लेकर जाती है और उसे पूछने लगती है, यार तुम जानती हो ना इस काम करने के लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हाँ मत करो। नहीं, मैंने सोच समझ कर हाँ कहा है। मुझे लगता है कि ऑफर काफी अच्छा है। मैं भी कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। हो सकता है कि शुरुआत मेरे लिए अच्छी रहे। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे आधे घंटे में ही कियारा के हाव भाव बदल गए थे। क्या विराट इसके लिए तैयार होगा? माही बहुत चिंता के साथ पूछती है। विराट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे विराट से पूछने की जरूरत नहीं है। कियारा सीरियस टोन में रिप्लाई करती है। कियारा को ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बड़ी बात नहीं थी और वो विराट को इसके लिए मना सकती थी। कियारा ने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का था और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आने वाले प्रॉफिट में कटने वाली थी। कियारा को सिर्फ इंटरव्यूज और परफॉर्मेंसेस देने थे। साथ ही ऋषि ने कियारा से वादा किया था कि वो काम के लिए उसे मुंबई से ज्यादा दूर नहीं भेजेगा। कियारा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर फील करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई बुराई नहीं थी और साथ ही माही और बाकी लोग उसके साथ थे, तो उसे डरने की भी जरूरत नहीं थी। ये सोचते हुए कियारा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। कियारा अपना सर उठाकर जीना चाहती थी। वो इस समय सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी सोच रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कियारा ने ऋषि के साथ कुछ ऑफ रिकॉर्ड डील भी की थी, जिसके बारे में माही को कभी पता नहीं लग सकता था। हरीश जो कि उस समय कमरे में ही था, वो भी कियारा से वादा करता है कि वो इस डील को कमरे से बाहर नहीं जाने देगा। माही के पीछे पीछे कियारा के बच्चे भी अंदर आ जाते हैं और कियारा अपने बच्चों को देखकर उनके पास चली जाती है। वो उन्हें गले लगाते हुए शूट के बारे में पूछती है। क्या आप दोनों को मजा आया? काया और काव्य हल्के से अपना सिर हिलाते हैं। कियारा उन दोनों का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो कितने थके हुए हैं। कियारा को उनके बच्चों के साथ देखकर हरीश को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तुम्हारे बच्चे, वो कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर चुप हो जाता है। हरीश ने पहली बार कियारा के बच्चों को सामने से देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत क्यूट थे, लेकिन उनके बारे में एक बात थी जो कि हरीश अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उन दोनों की शक्ल विराट से बहुत ज्यादा मिलती थी। हो सकता है कि वो विराट के बच्चे नहीं थे, लेकिन किसी का भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। हरीश ये देखकर समझ जाता है कि क्यों कियारा और विराट को लेकर इस तरह के रूमर्स फैले हुए थे। हरीश अपना चश्मा ठीक करता है और अपनी कही बात को संभालते हुए कहता है, तुम्हारे बच्चे वाकई बहुत क्यूट हैं। कियारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और काव्य अपनी तारीफ सुनकर स्माइल कर देती है। काव्य थकान के कारण अभी भी अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में कियारा अपने बच्चों को लेकर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऋषि बहुत एक्साइटेड होता है। हालांकि वो कियारा को बहुत पेशेंस के साथ बाहर तक छोड़कर आता है, लेकिन ऑफिस के अंदर आते ही वो विराट और उसके रिएक्शन के बारे में सोचने लगता है। ऋषि चाहता था कि काश वो विराट का रिएक्शन देख पाता। वो जानता था कि विराट के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन अब कियारा कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी। ऋषि ऑफिस में अकेले खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर विराट कियारा से क्या कहेगा जब कियारा उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगी? क्या विराट उसकी बात एक्सेप्ट कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कियारा और उसके बच्चे महेश के साथ सुरक्षित घर लौट आते हैं। विराट के घर पर एकदम शांति होती है। बच्चों के घर लौट आने के बावजूद विराट उनसे मिलने नहीं आता। वो अपना सारा वक्त स्टडी रूम में गुजारता है। कियारा को ये बात बहुत अजीब लगती है। विराट आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करता था। कियारा समझ जाती है कि जरूर कोई बात है। क्या वो कियारा पे गुस्सा था? कियारा सोचती है, लेकिन कियारा ये नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है। कियारा अपने बच्चों को कपड़े बदलने के लिए कमरे में भेज देती है और उनके जाने के बाद लीला और मीनू से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? विराट की तबीयत ठीक है ना? वो दोनों मना करते हुए अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं, पता नहीं मैडम, सर बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चले गए। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। कियारा को कुछ समझ में नहीं आता। आखिर बात थी क्या? वो ये सोचते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और अपने बच्चों के कमरे की ओर जाने लगती है। विराट के स्टडी रूम के बगल से गुजरते वक्त वो अपने कदमों को धीरे कर लेती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। कमरे के अंदर एकदम शांति थी और डर की वजह से कियारा दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पाती। कियारा विराट से बात करने के लिए डिनर के समय होने तक का इंतजार करने का फैसला करती है। कियारा और उसके बच्चे डिनर करने के लिए नीचे आते हैं और थोड़ी देर में विराट भी डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। विराट को देखते ही काया और काव्य भागते हुए उसके पास जाते हैं। विराट उनके साथ अच्छे से पेश आता है। बच्चों के साथ विराट बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। विराट उनसे उनके दिन के बारे में पूछता है और वो दोनों शूट में हुई एक एक चीज विराट को बताने लगते हैं। इसी बीच अचानक से काव्य बर्थडे के बारे में बात करने लगता है। वो विराट से कहता है, मम्मा का बर्थडे अप्रैल में आता है और हम दोनों का नवंबर में। आपका बर्थडे कब आता है विराट अंकल? विराट का बर्थडे काया और काव्य के जन्मदिन से एक दिन बाद आता था। जब काया और काव्य को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वाह अंकल विराट, हम तीनों को अपना बर्थडे एक साथ मनाना चाहिए। काया बहुत खुशी के साथ बोलती है। विराट को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है क्योंकि नवंबर का महीना ज्यादा दूर नहीं था। विराट तय करता है कि इस बार वो तीनों अपना बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे। आमतौर पर विराट अपना जन्मदिन अपनी दादी के साथ मनाता है, जिसमें सारा वक्त विराट की दादी उसका बचपन याद करती थी। वही बचपन जिसके बारे में विराट को सोचना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचकर विराट को बहुत अच्छा महसूस होता है। विराट के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बच्चों के लिए बड़ा सा केक लाने के बारे में सोचता है। उनके बर्थडे को आने में सिर्फ 1 महीना बचा था और विराट को कई चीजों के बारे में प्लान करने की जरूरत थी। विराट उनके लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहता था। आखिरकार वो पहली बार विराट के साथ बर्थडे मनाने वाले थे। ये सोचते हुए अचानक से विराट अपना चेहरा उठाकर कियारा की तरफ देखने लगता है, लेकिन कियारा को देखते ही विराट का चेहरा दोबारा कठोर हो जाता है। विराट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कियारा ने आज इतना बड़ा स्टेप अकेले ले लिया था। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी वो ऋषि के करीब क्यों आ रही थी? न चाहते हुए भी विराट के मन में कियारा को लेकर सवाल उठने लग जाते हैं। क्या वो सच में सिर्फ अपनी कजिन अनिका से बदला लेने की कोशिश कर रही थी? क्या इसलिए पहले कियारा विराट के करीब आई और अब ऋषि के करीब आने की कोशिश कर रही थी? जब आज विराट ने कियारा और ऋषि के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना था तो वो कियारा के इस पैटर्न के बारे में और ध्यान से सोचने लगा था। विराट सोचता है कि क्या ऐसा मुमकिन था कि कियारा के लिए विराट सिर्फ एक औजार था? क्या वो विराट का फायदा उठा रही थी? जिंदगी में पहली बार विराट खुद के जजमेंट पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने आज से पहले अपने दिल में इस तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। विराट को डाउट होने लगता है
क्या उसकी दादी कियारा के बारे में सही कह रही थी? विराट सोचता है कि शायद उसे अपनी दादी की बात मानकर कियारा को उसी समय फायर कर देना चाहिए था। विराट ने खुद से वादा किया था वो कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनेगा। अगर कियारा उसका इस्तेमाल कर रही थी तो वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। कियारा विराट के व्यवहार को नोटिस करती है लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोलती। कुर्सी पर बैठने के बाद विराट बिना कियारा की तरफ देखे अपनी प्लेट में खाना डालने लगता है। तभी कियारा की अचानक आवाज आ जाती है। क्या कुछ हुआ है विराट? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, विराट ठंडे स्वर के साथ जवाब देता है। विराट की आवाज में बदलाव सुनकर काया और काव्य भी विराट की तरफ देखने लगते हैं। विराट अंकल, अगर कोई बात है भी तो आप हमें बता सकते हैं। परेशानी में अपनों से मदद लेनी चाहिए, काया विराट से कहती है। उसने आज ये बात अपनी टीचर के मुंह से सुनी थी। कोई बात नहीं विराट अंकल, हमें आपके ऊपर विश्वास है। अगर कोई बात है भी तो आप उसे आराम से हैंडल कर लेंगे। काया के बाद काव्य कहता है। क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास है? विराट उन दोनों को देखकर पूछता है। विराट के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान थी। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और विराट को स्माइल करते हुए देखने लगते हैं। दोनों ही बच्चे विराट के दिल के करीब आ गए थे। उन दोनों को उतना ही लगाव विराट से था जितना कि विराट को उनसे। तीनों में इतना प्यार देखकर कियारा बहुत कंफ्यूज महसूस करती है। विराट कियारा की तरफ देखता है और तय करता है कि जल्दी ही वो कियारा से इस बारे में बात करेगा। खाना खाने के बाद कियारा बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर खुद नहाने चली जाती है। कियारा शावर ले रही थी जब अचानक से विराट बाथरूम के अंदर आ जाता है। कियारा तेज गर्म पानी के नीचे खड़ी थी। वो अपने शरीर की सारी थकावट निकालना चाहती थी। तभी उसने विराट का शरीर अपने ठीक पीछे महसूस किया। विराट अपना हाथ कियारा की कमर पर रखता है और उसका चेहरा उसकी गर्दन के पास आ जाता है। जब कियारा विराट की सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि विराट और कियारा को करीब आए समय हो चुका था, लेकिन अभी भी कियारा विराट के जिस्म को महसूस करके बहुत नर्वस हो जाती थी। विराट के अचानक से आ जाने पर कियारा के कान लाल होने लगते हैं। कियारा को आज थोड़ा अजीब महसूस होता है, शायद इसलिए क्योंकि विराट ने आज पूरे दिन उससे अच्छे से बात नहीं की थी। विराट कियारा का शरीर अपनी तरफ घुमाता है। ऐसा करते ही कियारा अपना चेहरा विराट के सीने पर रख देती है। आज न जाने क्यों कियारा को सीधे विराट की आंखों में देखने से डर लग रहा था। मेरी तरफ देखो, विराट कियारा को ऑर्डर देता है। विराट, कियारा एक आह भरते हुए कहती है। कियारा उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। वो बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विराट सुबह से उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा था। कियारा की आवाज सुनकर विराट उसे अपने और करीब खींच लेता है। पैरों से लेकर सिर तक उनका शरीर एक दूसरे से चिपका होता है। शावर का पानी दोनों के सर पर तेजी से गिरने के बाद शरीर को भिगोते हुए जमीन पर गिर रहा था। विराट अपनी उंगलियों से कियारा की पीठ को प्यार से छूने लगता है। ऐसा करने पर कियारा अचानक से हल्की आवाज में कराह देती है। विराट पीठ से उसकी गर्दन तक पहुंचता है और कियारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो विराट का नाम लेते हुए कहती है, विराट प्लीज बाहर चले जाओ। कियारा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। क्या तुम सच में यही चाहती हो? विराट उसे छूते हुए पूछता है और कियारा दोबारा आंख बंद करके मौन करने लगती है। कियारा विराट को मना तो कर रही थी लेकिन उसका शरीर ये बात नहीं चाहता था। विराट कियारा के कान को अपने दांत से दबाने लगता है और उसकी गर्दन पर बहुत प्यार से अपने होठों से किस करता है। ऐसा करते ही कियारा का शरीर कांप उठता है। तभी विराट कियारा के कान में बहुत धीरे से बोलता है, ऋषि और तुम्हारे बीच ये सब कब से चल रहा है? कियारा ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत अपना शरीर विराट के शरीर से दूर कर देती है। उसे समझ में नहीं आता कि विराट किस बारे में बात कर रहा था। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता था? मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता हूँ, विराट आगे कहता है। कियारा सोचती है कि क्या विराट ने आज के कॉन्ट्रैक्ट को गलत समझ लिया था। विराट कियारा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता था और इसी वजह से आज पूरे दिन वो बुरे मूड में था। विराट की बात सुनकर कियारा चौंक जाती है और स्नैप करते हुए कहती है, मैं ऋषि के करीब नहीं गई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो विराट? कियारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट उसके बारे में ऐसा सोच रहा था। विराट ने वादा किया था कि वो कियारा पर भरोसा करेगा, तो फिर आज वो ऐसी बात कैसे कर सकता था? कियारा विराट की आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गाना गाने के लिए साइन किया है। मैं उसके करीब नहीं गई हूँ और नहीं जाना चाहती हूँ। और विराट, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पे भरोसा रखोगे। क्या यही था तुम्हारा ट्रस्ट? अगर तुम मुझसे एक बार बात कर लेते तो शायद मैं तुम्हें समझा पाती कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कियारा मन ही मन सोच रही थी कि विराट को इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता चल गया था। क्या ऋषि ने विराट को फोन किया था या फिर माही ने? कियारा सोचने लगती है। कियारा नहीं जानती थी कि विराट को किसने बताया था। कियारा ने सोचा था कि वो आराम से विराट को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में खुद बताएगी, लेकिन क्योंकि वो पूरी शाम इतने बुरे मूड में था, कियारा उसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो सोचती है कि जब विराट शांत हो जाएगा तब उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगी। लेकिन अभी जब विराट उसके ऊपर इल्जाम लगाता है तो कियारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब विराट कियारा को इतने गुस्से में देखता है तो वो एक कदम पीछे कर लेता है। विराट को गिल्ट होने लगता है। उसे कियारा पर भरोसा करना चाहिए था। कियारा का चेहरा गुस्से से लाल था। इन सब के बावजूद विराट के लिए ये समझना मुश्किल था कि कियारा इतना मना करने के बावजूद भी ऋषि के करीब क्यों जा रही थी। तुम्हें लगता है कि ऋषि जैसा आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बुरा नहीं चाहता? क्या तुमने उसे अभी तक नहीं पहचाना? विराट तेज आवाज में बोलता है। आखिर क्या जवाब देगी कियारा? क्या वो विराट को समझा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हम। विराट ने कियारा के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि विराट को कियारा का रिएक्शन देखकर गिल्ट महसूस होता है, पर उसे ये भी लगता है कि कियारा ऋषि के साथ काम करके बहुत बड़ी गलती कर रही है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है? तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं? विराट इरिटेट होकर कियारा से कहता है। विराट की आंखें बड़ी हो गई थी। मैंने अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है, कियारा कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करती है। अच्छा, मुझे भी तो बताओ तुमने ऐसा क्या सोचा? विराट ने अपने हाथों को कियारा की कमर पर रख दिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। कियारा विराट के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसका शरीर जैसे विराट को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। विराट कियारा को गले लगाता है और अपने चेहरे को कियारा के कंधे पर रख देता है। कियारा अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उसे महसूस करती है। हालांकि वो अभी भी विराट से नाराज थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में विराट को दूर करने की ताकत नहीं है। विराट कियारा को उसकी गलती की सजा देने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। विराट कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और कियारा के बदन को हर एक जगह से काटने लगता है। कियारा विराट को एक बार भी नहीं रोकती। वो अपनी सजा को जैसे स्वीकार कर लेती है। कियारा अपनी आंखें बंद करती है और दर्द से कराहने लगती है। विराट उसकी तरफ देखता है तो उसे और भी मजा आने लगता है। थोड़ी देर बाद शावर में एकदम शांति हो जाती है। कियारा और विराट की सांसों की आवाज के अलावा सिर्फ पानी की आवाज सुनाई दे रही थी।
कियारा को नीचे उतारने के बाद विराट उसकी आंखों में देखने लगता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। कियारा, नहीं, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कियारा गुस्से में कहती है। कियारा का चेहरा उसके बदन की तरह लाल होने लगता है। कियारा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने विराट को रोका क्यों नहीं। कियारा को विराट का ये कंट्रोलिंग नेचर इतना पसंद क्यों आ रहा था। आखिर वो इसे एंजॉय क्यों कर रही थी। विराट कियारा की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। शावर के बाद विराट कियारा को बाथरूम से बाहर ले आता है। कियारा को बिस्तर पर लिटाने के बाद विराट उसके साथ फिजिकल होने लगता है। जब विराट उसके साथ सोता है तो कियारा ऐसा फील करती है जैसे वो कोई और इंसान बन गई हो। कियारा विराट के नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। विराट को डोमिनेंट रहना पसंद था। वो हर एक चीज अपने तरीके से करना चाहता था और कियारा इस चीज को एंजॉय कर रही थी। कियारा ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह कंट्रोल होना पसंद करेगी। अब मुझे सच बताओ, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हें इसी तरह से सजा दूंगा। विराट उसके कान में आकर कहता है। विराट की सांसें भी तेज चल रही थी। नहीं, कियारा मौन करते हुए कहती है। तो फिर मुझे सच बताओ। विराट कियारा की तरफ की स्टोरी सुनना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कियारा को ऐसा क्यों लगता है कि ऋषि के साथ किया सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए एक अच्छी चीज है। मैंने उसके साथ बस एक डील की है, कियारा धीमी आवाज में बताती है। कियारा नर्वस थी। वो नहीं जानती थी कि विराट उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। कैसी डील? विराट उसे आगे बताने को कहता है। मैं चाहती थी कि ऋषि माही के करीब आए। कियारा विराट को सब सच बताने लगती है। क्या? मैंने माही से खुद कहा है कि वो ऋषि से दूर रहे, जैसा कि तुम्हें करना चाहिए था। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो कि ऋषि अच्छा आदमी नहीं है? विराट की टोन अचानक बहुत गंभीर हो जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन माही ये बात कभी नहीं समझेगी। वो नहीं जानती कि उसे ऋषि का जो रूप पसंद है उसने उसे अपने दिमाग में बना रखा है। उसे असली ऋषि की पहचान कराना जरूरी है। अगर तुम इस तरह से ऋषि और उसके बीच खड़े रहोगे तो वो ऋषि के पास जाने के बारे में और सोचेगी। क्या अपने इस देश के 78% युवा आउटडेटेड फैशन से पीड़ित, खुद ही आउटडेटेड समझाते हुए विराट को देखती है। तो तुमने तय किया कि तुम इन सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस करोगी? विराट थोड़ा परेशान होकर बोलता है। विराट कियारा की बात समझ रहा था, लेकिन इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल था। कियारा को इन सब का ऐसा बनने की जरूरत नहीं थी। वो सोचने लगता है कि क्यों उसके परिवार वाले ऐसे लोग थे। वो सब उस इंसान से क्यों प्यार करते थे जो उन्हें प्यार कभी नहीं करने वाला था। माही ये बात कभी नहीं समझती थी कि उसे कितनी आसानी से ऋषि से बेहतर आदमी मिल सकता था। इसके बाद क्या हुआ? एक लंबी आह भरने के बाद विराट बोलता है। इसके बाद कुछ नहीं। कियारा उसकी बात इग्नोर करते हुए कहती है। विराट को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अचानक से कियारा की चिन को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और गुस्से से देखने लगता है। कियारा भी चौंक जाती है। मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि मुझसे कुछ मत छुपाना। विराट ये कहते हुए कियारा के होठों पर अपना अंगूठा रखता है और कहता है। क्या तुम भूल गई कि मैंने अभी क्या कहा था? डू यू वांट टू बी पनिश्ड? ये सुनकर कियारा का शरीर कांप उठता है। वो तुरंत विराट को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जानती थी कि विराट उससे क्या बुलवाना चाहता है, लेकिन कियारा विराट को बताना नहीं चाहती थी कि वो विराट को पसंद करती है और किसी को नहीं। असली वजह तो ये थी कि वो रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टमेंट में मदद करना चाहती थी, क्योंकि विराट ने हर मोड़ पर उसकी हेल्प की थी। वो भी विराट के लिए खुद से कुछ करना चाहती थी। इसके लिए कियारा को स्ट्रांग बनने की जरूरत थी। वो अपनी जिंदगी लोगों के ऊपर निर्भर रहकर नहीं गुजार सकती थी। वो मैं बस मदद करना चाहती थी। कियारा को आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। विराट जैसे खुद ही सब कुछ समझ चुका था। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? विराट को विश्वास नहीं हो रहा था कि कियारा ने ऋषि के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ताकि वो उसके इन्वेस्टमेंट में मदद कर सके। तुम ऐसा नहीं कर सकती कियारा। तुम्हें कंपनी के इन्वेस्टमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही ऋषि के साथ मिलकर ये डील कैंसिल कर दूंगा। विराट कियारा से कहता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरा एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। ऋषि की दादी ने यह काम ऋषि के ऊपर छोड़ा हुआ था। वो सिर्फ विराट को बर्बाद करना चाहते थे। इसीलिए हर पल ऋषि विराट से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इन सब के बीच बार बार ऋषि को अतीत की यादें सताती थी। विराट और ऋषि दोनों का ही बचपन अच्छा नहीं गुजरा था। बचपन में जब भी ऋषि से कोई गलती होती तो उसकी माँ उसे स्टोर में बंद करके उसे एहसास दिलाती कि विराट उससे कितना बेहतर है। ऋषि ने विराट की वजह से हजारों बार बेइज्जती सही थी। कई बार ठंड में वो उस कमरे में बिना किसी चादर या कंबल के कांपता रहता था। ठंड से ऋषि के हाथ सूज जाते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे बाहर निकालने नहीं आता था। आखिर इन सब के बाद वो विराट से कैसे नफरत न करे। जब भी ऋषि विराट का चेहरा देखता तो उसे अपने बचपन की वो दर्द भरी रातें याद आ जाती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो विराट के आगे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। हालांकि ऋषि की दादी ने उसे इंतजार करने को कहा था। वो चाहती थी कि ऋषि बिल्कुल सही मौके पर विराट को जमीन पर गिरा दे, लेकिन ऋषि अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। वो विराट को जल्द से जल्द बर्बाद करना चाहता था। वो विराट की कंपनी और साथ में उसके बचे हुए परिवार को सड़क पर लाना चाहता था। सिर्फ तभी ऋषि के इस बेचैन दिल को शांति मिल सकती थी। ऋषि अपनी टिकी नजरों के साथ विराट को देख रहा था। तभी विराट के कैबिन पे दस्तक होती है। विराट अपने मैनेजर को अंदर आने को कहता है और वो अंदर आकर विराट को अपने हाथ में पकड़ा टैबलेट दिखाने लगता है। विराट जैसे ही उस स्क्रीन पर देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है? विराट चौंकते हुए मन ही मन सोचता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने विराट को इतना हैरान कर दिया था? क्या ये कियारा से जुड़ी कोई बात? की तरफ देखते ही विराट की आंखें बड़ी हो गईं। विराट के ड्राइवर ने उसे एक फोटो भेजी थी। वो तस्वीर विराट के घर के बाहर की थी। घर के बाहर मीडिया वाले कैमरा और माइक पकड़कर खड़े थे। इतनी भीड़ देखकर विराट चौंक गया। विराट के लिए समझना मुश्किल था कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट की बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया जा रहा था। उसी फोटो के नीचे ड्राइवर ने विराट को एक मैसेज भी किया था। उसमें दीपक ने लिखा था कि अभी अभी गायत्री देवी यानी विराट की दादी उसके घर पहुंच चुकी हैं। विराट हैरान था। कुछ दिन पहले उसने अपनी दादी से कहा था कि वो कियारा से जुड़े मामलों से दूर रहेंगी, तो फिर वो आज कियारा से मिलने क्यों आ रही थी? कहीं वो कियारा को विराट की जिंदगी से निकालने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? ये सोचते हुए विराट ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो बहुत ध्यान से इंटरनेट पर कियारा के बारे में लिखी न्यूज पढ़ने लगा। हर जगह कियारा के कैरेक्टर पर लोगों ने सवाल उठाए थे। लोगों का मानना था कि कियारा ने न केवल विराट बल्कि अब ऋषि को भी उसके पैसों के लिए फंसाना शुरू कर दिया था। कई जगह कियारा के नाम के आगे लूज कैरेक्टर जैसी चीजें भी लिखी हुई थी। विराट ने ये सब पढ़कर टैबलेट को दूसरी तरफ रख दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। जितनी खूबसूरत कियारा थी, लोगों ने उसके बारे में अपनी ज्यादा बुरी बातें लिखी हुई थी। इन रूमर्स के पीछे लोगों के मन में सिर्फ कियारा के प्रति नफरत थी।
विराट खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और एक लंबी सांस लेने के बाद अपने मैनेजर को कठोर आवाज में कहता है, पता लगाओ इसके पीछे कौन है, हम उसे इस तरह बचकर निकलने नहीं दे सकते। मैनेजर विराट की बात समझते ही तुरंत काम पर लग जाता है। इन रूमर्स की वजह से एक और चीज हुई थी। अब लोगों के मन में कियारा को लेकर कई और सवाल जाग चुके थे। लोग जानना चाहते थे कि क्या कियारा, जिसने आज से पहले कभी परफॉर्म नहीं किया था, उसे हरीश ओबेरॉय जैसे मशहूर प्रोड्यूसर सच में ट्रेन कर सकते थे। हरीश ओबेरॉय अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। जब उसने न्यूज में कियारा के बारे में ये सब सुना तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। डेब्यू से पहले ही कियारा ने लोगों का बहुत अटेंशन हासिल कर लिया था और ये उसके म्यूजिक एल्बम के लिए एक अच्छी चीज थी। हरीश को विश्वास था कि उसने एक स्टार को ढूंढ लिया है। इस बीच सिर्फ हरीश ही नहीं जो कियारा उसके बढ़ते करियर के बारे में सोच रहा था, बल्कि अनिका भी थी जो ये सब बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी। अपने फोन पर कियारा के कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज स्क्रॉल करने के बाद अनिका तुरंत अपने मैनेजर को कमरे में बुला लेती है। अनिका के पास मुंबई की बेस्ट मैनेजर थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक पॉइंट पर आकर अनिका की ग्रोथ रुक गई थी। हालांकि कियारा को लेकर नेगेटिव रूमर्स फैल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब बातों के बावजूद कियारा ने कई सारे फैंस भी बना लिए थे जो कियारा का सपोर्ट कर रहे थे। और अब तो शहर के इतने बड़े प्रोड्यूसर ने भी कियारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जब अनिका ने कियारा और ऋषि के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना तो वो हैरान हो गई। ऋषि अनिका को छोड़कर कियारा के पास वो डील साइन कराने के लिए गया था। ये चीज अनिका के लिए बेइज्जती जैसी थी। अब न्यूज में हर जगह सिर्फ कियारा का नाम था। अनिका कियारा की पब्लिसिटी देखकर बेहद गुस्से में आ गई थी। अनिका का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था, बल्कि जितना नाम अनिका का इंडस्ट्री में बना था वो सब विराट से एंगेजमेंट टूटने के बाद गायब होने लगा था। और इन सब के पीछे अनिका अपने मैनेजर की गलती निकाल रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो उसका करियर शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर वो इतनी फेमस कैसे हो सकती है? अनिका बहुत गुस्से के साथ बोलती है, विराट तुम्हें इतने पैसे दे रहा है, क्या तुम इतनी सैलरी के लायक भी हो? मैं सिर्फ बेस्ट डिजर्व करती हूँ। मुझे कहा गया था कि तुम अपने काम में बेस्ट हो, तो फिर ये सब क्या है? आखिर तुम पूरे दिन करती क्या हो? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। आई वांट रिजल्ट्स। अनिका चिल्लाते हुए कहती है, मैम, मिस्टर विराट ने आपके लिए एक बड़ी फिल्म में परफेक्ट रोल देखा हुआ है। बस थोड़े टाइम की बात है, उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर कियारा का नाम धीरे धीरे कम हो जाएगा। अनिका की मैनेजर उसे आराम से समझाने की कोशिश करती है। इस हालत में वो अनिका को नहीं बता सकती कि अब अनिका के लिए चीजें बदलने वाली थी। ये साफ दिख रहा था कि विराट अनिका से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। विराट धीरे धीरे अनिका को दिया हुआ स्टाफ वापस ले रहा था और आने वाले टाइम में अनिका की मैनेजर भी अनिका के लिए काम नहीं करने वाली थी। अनिका के मैनेजर के हिसाब से ये अनिका और विराट के रिलेशनशिप का एंड था। अनिका अपने गुरूर की वजह से जल्द ही मुंह के बल गिरने वाली थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी अनिका की आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई थी। वो अभी भी नहीं देख पा रही थी कि कैसे सब कुछ उसके हाथों से रेत की तरह फिसलने लगा है। वो सिर्फ अपने मैनेजर पर चीख रही थी और इन सबके पीछे उसकी गलती ठहरा रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए? मेरी कजिन मुझसे ज्यादा मशहूर हो गई है, मेरा तो अब इंडस्ट्री में कोई नाम ही नहीं रहा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी जगह कोई और ले ले? ये कहते हुए अनिका ने अपना सिर पकड़ लिया। अनिका की बात सुनकर मैनेजर ने अपने दांत कस लिए। वो चाहती तो अनिका को एक पल में आईना दिखा सकती थी, लेकिन फिर भी वो शांत रही और अपनी नजरें झुकाकर बोली, हम मीडिया में कई कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स को आपके नाम से कनेक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल रिजल्ट्स थोड़े वीक हैं। अनिका का शरीर कांप उठा। वो इतने गुस्से में थी कि अपने ऑफिस में रखा हर एक सामान तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो किसी वजह से अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। वो जानती थी कि उसके लिए स्टाफ कितना जरूरी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। क्या विराट उससे सब कुछ छीन कर कियारा को दे रहा था? ये ख्याल मन में आते ही उसे अपना शरीर नम होता हुआ महसूस होने लगा। अनिका सोचने लगी कि कैसे कोई भी उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी माँ की नजर में भी अनिका गलत थी, क्योंकि वो एक लड़के को संभाल नहीं पाई थी। विराट और कियारा को कई बातें देख अनिका को डर लगने लगा था कि विराट कियारा को 4 साल पुरानी वो बात बता देगा और अगर वो बात कियारा को पता चली तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये बात सोचकर ही अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुमने अपनी इस गलती को ठीक नहीं किया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अनिका अपनी माँ के आखिरी शब्दों के बारे में सोचने लगी। इससे पहले कि सच सबके सामने आए, अनिका जानती थी कि उसे जल्द से जल्द एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी। मैनेजर को कमरे में भेजने के बाद अनिका ने अपना सामान उठाया और किसी को फोन मिला दिया। कॉल पर किसी के साथ मीटिंग फाइनल करने के बाद अनिका ऑफिस से बिना कुछ कहे निकल गई। वहीं दूसरी तरफ विराट अपने ऑफिस में बैठा था और ऋषि को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। विराट सोच रहा था कि अगर ऋषि ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कियारा से कभी की ना होती तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? विराट कठोर आवाज में बोला। मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की है विराट, ये कियारा का खुद का फैसला था। ऋषि ने बहुत ही कैजुअली रिप्लाई किया। विराट ने ये सुनकर अपना हाथ मेज पर जोर से मार दिया और उसी स्वर में कहा, तुझे खुद पर बहुत घमंड है ना, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि अगर दादी ने मुझसे नहीं कहा होता तो रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी कभी तेरी कंपनी के साथ नहीं जुड़ती। ऋषि ने जब ये बात सुनी तो हंसने लगा और रिप्लाई में बोला, तुझे मेरी कंपनी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू चाहे तो डील कभी भी तोड़ सकता है। ये कहकर ऋषि सोफे से उठ गया और जाते जाते विराट से बोला, मैं कियारा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, आखिर वो 2 साल के लिए मेरी एम्प्लॉय है। ऋषि के चेहरे पर एक शैतानी की मुस्कुराहट थी जिसे देखकर विराट के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो तीखी नजरों से ऋषि की तरफ देखता है, लेकिन ऋषि बिना किसी बात की परवाह किए उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। ऋषि के जाते ही विराट भी ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। विराट जानता था कि उसकी दादी का अचानक से घर आ जाना कोई आम बात नहीं थी। विराट के मन में कियारा को लेकर चिंता थी। वो नहीं जानता था कि उसकी दादी कियारा से क्या कहने वाली थी। घर के बाहर गाड़ी पार्क करते ही विराट जल्दी से अंदर घुस गया। अपनी दादी से मिलते हुए विराट ने आराम से पूछा, दादी आप यहाँ कैसे? कियारा थोड़ी दूर सहमी हुई खड़ी थी। विराट को देखते ही उसने अपनी नजरें उठा ली। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो न जाने कब ये घर हमारा नहीं किसी और का बन जाता। विराट की दादी कियारा को घूर कर देख रही थी। हालांकि गायत्री देवी ने पहले यही सोचा था कि वो विराट के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगी, लेकिन आजकल में उन्होंने कियारा से जुड़ी इतनी बातें सुन ली थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। कियारा से जुड़े रूमर्स पानी की तरह फैल रहे थे और इनसे न सिर्फ उसकी बेइज्जती हो रही थी बल्कि विराट और उसकी कंपनी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इतने रूमर्स सुनने के बाद जब गायत्री देवी ने खुद कियारा की इन्फॉर्मेशन निकाली तो वो हैरान हो गई। गायत्री देवी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कियारा का परिवार उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से कियारा को घर से निकाल दिया गया था। उस समय कियारा के पास न तो परिवार का सपोर्ट था और न ही फाइनेंशियल कोई सपोर्ट था। इन बातों से ये भी पता लग रहा था कि कियारा अपने ही कजिन से बदला लेना चाहती थी। गायत्री देवी को विश्वास था कि इसी वजह से कियारा ने विराट को फंसाया था और अब उसका अगला शिकार ऋषि बन चुका था। गायत्री देवी अपने पोते के साथ कियारा जैसी लड़की को नहीं देख सकती थी। वो चाहती थी कि विराट खुद उनके सामने कियारा को घर से बाहर निकाल दे। इस समय विराट अपनी दादी के ठीक पीछे खड़ा था। वो उन्हें समझाने की कोशिश करने ही लगा था कि उसकी दादी कठोर आवाज में बोली,
मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो विराट, लेकिन शायद इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ जाए। ये कहकर गायत्री देवी अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट विराट की तरफ बढ़ा देती है। इस फाइल में वो सारा सच था जो गायत्री देवी को कियारा के बारे में पता चला था। गायत्री देवी को विश्वास था कि कियारा का विराट के करीब आने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था और उस मोटिव के बारे में फाइल में एविडेंस मौजूद था। विराट ने कंफ्यूज भाव के साथ फाइल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो नहीं जानता था कि उसकी दादी किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने फाइल को पढ़ना शुरू किया विराट के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच था? क्या उसकी दादी उसे सच बता रही थी? आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस फाइल में? क्या विराट अपनी दादी की बात मानकर कियारा को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सारिका बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसकी दुश्मन कियारा की बर्बादी की अब शुरुआत हो चुकी है। वो इतनी खुश थी कि अपनी बड़ी बेटी नेहा के साथ कियारा के गम को सेलिब्रेट करने के लिए एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में आई थी। आज सारिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद उसके चेहरे पर खुशी लौटी है। सारिका ने अपने खुफिया सूत्रों से पता किया था कि विराट की दादी गायत्री देवी विराट के घर आई थी और जो प्लान उसने और नेहा ने मिलकर प्लान किया था वो अब सक्सेसफुल हो रहा है। सारिका को ऐसा विश्वास था कि गायत्री देवी कियारा को छोड़ेगी नहीं, बल्कि ऐसी गंदी बातें मीडिया के सामने आने पर उसे धक्के मारकर विराट के घर से निकाल देंगी। नेहा ने जो जाल बिछाया था कियारा को फंसाने के लिए, कियारा अब उसमें फंस चुकी थी, क्योंकि गायत्री देवी ने उन सारे रिपोर्ट्स पर आसानी से यकीन कर लिया था और अब वो विराट से सवाल जवाब करने के लिए उसके घर भी पहुंच चुकी थी। सारिका ये सोच सोच कर खुशी से पागल हो रही थी और मन ही मन कह रही थी, समय समय की बात है, कभी कियारा विराट के घर की महारानी थी और अब वो एक नौकरानी की तरह उसी घर से निकाली जाएगी। आखिर कितनी मजबूर, अकेली, असहाय होगी और अकेली कियारा हमारे लिए कभी मुसीबत नहीं बन पाएगी। आखिरकार हमें उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। कितना बढ़िया वक्त है हमारा, सेलिब्रेशन तो आज जम के करेंगे। सारिका को आज अपनी बेटी नेहा पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ने कमाल का काम किया है, वो बिल्कुल उसी की तरह है। तुम सच में कमाल की हो नेहा, तुम बेस्ट हो। तुमने अगर ये सब प्लान नहीं किया होता तो आज इतना बढ़िया रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही परछाई हो। सारिका ने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा। इसी बीच वेटर ने उन्हें विंडो के पास का टेबल शो किया। सारिका के पीछे पीछे नेहा उस टेबल तक आई। नेहा को अपने आसपास एक जाना पहचाना शख्स दिखा। क्राउड बहुत ज्यादा थी, इसलिए नेहा दूर से उसे ठीक से नहीं पहचान पाई। नेहा ने अपनी माँ से कहा, मॉम मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। सारिका ने नेहा को सरप्राइज होकर देखा और कहा, लेकिन तुम तो अभी अभी जाकर आई हो, इतनी जल्दी?" नेहा ने जल्दबाजी में कहा, मॉम मैं गई थी लेकिन मुझे फिर से जाना है। ठीक है तुम जल्दी जाकर आओ, मैं यही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सारिका ने अपने फोन पर मैसेज चेक करते हुए कहा। नेहा जैसे ही आगे बढ़ी सारिका ने कहा, अच्छा सुनो, कुछ बहुत जरूरी बात तुमसे डिस्कस करनी है। चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल रही है कि अनिका और ऋषि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम्हारी राय चाहिए। सारिका इस सीरियस मुद्दे पर नेहा का ओपिनियन लेना चाहती थी, लेकिन नेहा नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए वहां से आगे बढ़ गई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। नेहा का भी पूरा फोकस उस पर्सन पे था जिसे उसने अभी कुछ दूर से गुजरते हुए देखा था। वो उस शख्स को फॉलो करते हुए चली गई। सारिका का पति अरविंद आजकल बहुत खुश रहता था क्योंकि वो पापा बनने वाला था, लेकिन प्रेग्नेंट सारिका नहीं थी। कुछ समय से अरविंद का अफेयर एक लेडी से चल रहा था और अब वो मां बनने वाली थी, और इस बात की भनक सारिका को बिल्कुल भी नहीं थी कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस लाइफस्टाइल को उसकी गर्लफ्रेंड जीना चाहती थी वो उसे दे नहीं पा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड एक क्वीन की तरह बड़े से घर में रहना चाहती थी, सारे ऐशो आराम चाहती थी, लेकिन अरविंद उसे खूबसूरत जिंदगी नहीं दे पा रहा था। अरविंद के पास जो भी कुछ शेयर्स थे उससे एनुअल इनकम ही होती थी। वो अपने लिए घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कंपनी के अकाउंट को तभी यूज करता था जब वो कहीं बाहर डिनर के लिए जाता था। सारिका अपने सारे अकाउंट्स पर नजर रखती थी कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। सारिका की नजर और खुफिया तंत्र इतना स्ट्रांग था कि अगर अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चोरी चुपके भी घर खरीदता तो सारिका को खबर लग जाती और सारिका उसे तुरंत फायर कर देती। अरविंद अभी अपनी सोच में गुमी था कि तभी वहां पर आरव आया। चूंकि आरव अरविंद का होने वाला सन इन लॉ था तो उसके लिए पहले से ही यहाँ बुकिंग थी। आरव और कियारा दोनों लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब कियारा के मम्मी पापा की डेथ हो गई तो उनके जाने के बाद कियारा का सहारा बनने के बजाय आरव नेहा से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगा। अरविंद को हमेशा से लगता था कि आरव ने कियारा के साथ बहुत ही बुरा किया है। उसने जो भी कुछ किया कियारा के साथ उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। अरविंद को लगता था कि आरव एक बहुत ही बुरा लड़का है। अगर वो कियारा के साथ इतना घटिया व्यवहार कर सकता है तो क्या गारंटी है कि वो उसकी बेटी नेहा के साथ अच्छा ही रहेगा। लेकिन अरविंद के पास आरव पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अरविंद ने आरव का ओपिनियन जानना चाहा कि सारिका की जो कंपनी है गौतम ग्रुप्स वो हर स्टेप पर फेल हो रही है। उसके इस फेलियर से निकलने के लिए उसे क्या करना चाहिए। विराट की रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी थी जो कि सारिका की कंपनी को डूबने से बचा सकती थी, लेकिन ये तब संभव था जब विराट और अनिका रिश्ते में रहते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका रिश्ता पूरी तरह से टूटने की कगार पे था। अगर विराट और अनिका का रिश्ता सुधर जाता तो उनकी कंपनी भी बच जाती, लेकिन अरविंद भी श्योर नहीं था कि विराट और अनिका के बीच में फिर से पहले जैसा पैचअप हो पाएगा या नहीं। और ये सच था कि जब से कियारा वापस लौटी थी सारिका के परिवार और उसकी कंपनी के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। जब से ये रूमर फैला था कि विराट और कियारा एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, तब से सारिका की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बिना विराट के सपोर्ट के अनिका, उसका करियर, उसकी कंपनी, उसका परिवार कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट ले रही थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सारिका की कंपनी को रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपोर्ट था। हालांकि आरव और अरविंद ना ही एक दूसरे को पसंद करते थे और ना ही आज से पहले कभी ऐसे डिनर पे आए थे, लेकिन अरविंद और आरव का एक साथ डिनर इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आरव अरविंद का अफेयर वाला सीक्रेट जान चुका था। अपनी अपनी चॉइस का ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद आरव सीधे पॉइंट्स पर आया। आरव ने कहा, मुझे लगता है कि हमें विराट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन हमारा जो दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप है हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम उन्हीं के साथ काम करेंगे जिनसे हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। आरव ने गंभीर होकर ड्रिंक का एक घूंट लिया और अरविंद की तरफ देखा। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज विराट का है, किसी अरे गरे का नहीं है, ना ही कोई हल्की कंपनी है। मुझे लगता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है जो मैं कर सकूंगा। अब जो करना है सारिका ही करेगी। अरविंद ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। आरव ने भी सीधे सीधे कह दिया, अभी आप अपने लिए घर तक नहीं खरीद सकते, अपनी गर्लफ्रेंड को एक लग्जरी लाइफ नहीं दे पा रहे हो, ऊपर से पापा भी बनने वाले हो। आपको लगता है कि आपके पास कोई और चॉइस है? आरव की बातें अरविंद के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगी। अरविंद गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल और दिमाग को शांत रखा। तो यही सारी बातें कहने के लिए तुम यहाँ आए हो?
अगर तुमको लगता है कि मैं बेकार हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, तो जाओ अकेली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरविंद अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था और सोच रहा था कि वो यहाँ आया ही क्यों। अरविंद जाने के लिए जल्दी से खड़ा हुआ। अब वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। अरविंद मन ही मन सोच रहा था, ये खुद को समझता क्या है? एक पालतू कुत्ते से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। नेहा का पालतू कुत्ता है ये। जब कहेगी दुम हिलाएगा, जब कहेगी भौंकूंगा। मैं चाहूँ तो अभी से अपने परिवार से अलग कर सकता हूँ। खुद को बॉस समझता है। आरव अरविंद का गुस्सा भाग गया और काम होकर बोला, एक मिनट बैठो आप और मेरी बातों पर गौर करो। अगर सारिका आंटी आपके गंदे सीक्रेट्स जान गई तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है? आरव बैठे बैठे अपना ड्रिंक ले रहा था और एक बॉस की तरह अरविंद पर अपना धौंस जमा रहा था। अरविंद के पास वहाँ बैठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो फिर से बैठ गया, लेकिन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। तो अब तो मुझे धमकी दोगे, मुझे डराओगे? अरविंद ने आरव को घूरते हुए कहा, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, पर दूसरों की आवाज में बंद भी नहीं कर सकता। अपने ड्रिंक को फिनिश करके आरव ने फुल एटीट्यूड में कहा। आरव को अरविंद से थोड़ा सा भी डर नहीं था। आरव ने फिर से अपनी जुबान खोली, एक बड़ा सा घर और एक प्यारा सा बेटा, इन दो चीजों से आपको बेहद लगाव है, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। सही बोला ना? अरविंद सच में किसी किराए के घर में या अपने किसी दोस्त के घर में नहीं रहना चाहता था। अरविंद ने शांत होकर आरव से सीधे सीधे पूछ लिया, तो बोलो। बच्चों के मुंह से बात सुनकर कि विराट को डर लगता है अकेले सोने में, इसलिए वो कियारा के साथ सोता है, गायत्री देवी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। था तो अब तो मुझे धमकी दोगे, मुझे डराओगे? अरविंद ने आरव को घूरते हुए कहा, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, पर दूसरों की आवाज में बंद भी नहीं कर सकता। अपने ड्रिंक को फिनिश करके आरव ने फुल एटीट्यूड में कहा। आरव को अरविंद से थोड़ा सा भी डर नहीं था। आरव ने फिर से अपनी जुबान खोली, एक बड़ा सा घर और एक प्यारा सा बेटा, इन दो चीजों से आपको बेहद लगाव है, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। सही बोला ना? अरविंद सच में किसी किराए के घर में या अपने किसी दोस्त के घर में नहीं रहना चाहता था। अरविंद ने शांत होकर आरव, पावर अभी आपके साइड में हूँ। सारिका आंटी को लगता है कि उनकी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरी नजरों में इस कंपनी के सीईओ के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप और हम मिलकर इस कंपनी की डेस्टिनी बदल सकते हैं। अरविंद को ये बातें हजम नहीं हो रही थी कि वो कभी गौतम ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ बन पाएगा। खुशी से उसका दिल फट रहा था, क्योंकि जब से उसके फादर की डेथ हुई थी तब से सारिका ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। उसे अब आरव सही लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वो सच में इस पोजीशन को डिजर्व करता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी पसरा हुआ था। अब वो डर क्या था और वो क्यों डर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अरविंद बहुत खुश था आरव के प्रपोजल को सुनकर। उसके लिए फिर ऑफिस का हर एक जगह सारिका का ही दबदबा था। अरविंद की कहीं एक नहीं चलती थी। अगर कोई बॉस था तो वो थी सारिका, लेकिन अगर देखा जाए तो इस कंपनी का मालिक सारिका को नहीं बल्कि अरविंद को होना चाहिए था, क्योंकि वो गौतम परिवार का बेटा था। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करने का ये बेहतरीन मौका था अरविंद के पास। उसने भी अब अपना मन बना लिया था और अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। अगर वो सीईओ बन जाता तो आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बड़ा सा घर खरीद सकता था, क्योंकि उसके पास कंपनी के पैसों का इस्तेमाल करने का पावर रहता। अरविंद जो अभी सातवें आसमान में उड़ रहा था, उसने आरव से पूछा, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी अरविंद और आरव दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि नेहा ने धीरे से डोर को पुश किया और देखा कि उसके फादर और आरव ड्रिंक का मजा ले रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। नेहा के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नेहा आगे बढ़ी और बोली, डैडी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और आरव, तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें बहुत जरूरी काम है, तुम बहुत बिजी हो, कहा था या नहीं? तुमने मुझसे झूठ बोला और फ्रंट पर पकड़ा मैंने तुम्हें। प्लीज अब कोई दूसरा बहाना मत बनाना। अरविंद ने कहा, नेहा प्लीज कीप काम एंड सिट डाउन द साइड आरव, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नेहा ने आरव को टेढ़ी नजर से देखते हुए पूछा, सो मैं नो कि आप लोग क्या बात कर रहे थे? आरव ने नकली स्माइल देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझे हमेशा रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन तुम्हारे डैड नहीं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कितना ट्रस्ट करती हो विराट के रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज पे, क्योंकि विराट तो कियारा के चक्कर में पड़ा है और मुझे तो लगता है कि अब इस कंपनी के बहुत जल्द ही बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इवन सम इन्वेस्टर्स आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस इन विराट। अब देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा है? तुम्हें लगता है कि विराट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट नहीं रखता है? नेहा ने सख्त होकर पूछा, देखो मुझे भी लगता है कि रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो करंट रूल और रेगुलेशंस हैं वो नहीं होने चाहिए। कंपनी जितना ग्रो कर रही है उससे और भी ज्यादा कर सकती है। अरविंद ने आरव का साथ दिया, लेकिन वो नेहा से नजर नहीं मिला पा रहा था। देन व्हाट डू यू प्लान टू डू? नेहा ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं ऋषि की कंपनी के साथ काम करना चाहिए। पहला रीजन ये है कि ऋषि अनिका को लेकर सीरियस है, और दूसरा रीजन ये है कि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ऋषि विराट से ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तुम मॉम से बात करो इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी इस बात पर एग्री करेंगी, आरव ने ड्रिंक लेते हुए कहा। लेकिन नेहा नहीं चाहती थी कि आरव और उसकी मॉम किसी भी टॉपिक पर आर्गुमेंट करें, भले ही वो कोई भी मैटर हो, बिजनेस या फिर पर्सनल। नेहा को अपनी बातों को अवॉइड करते देखकर आरव चिढ़ गया और बोला, पागल मत बनो नेहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हैव फेथ इन मी, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई फ्यूचर नहीं है। चारों तरफ उसके लिए नेगेटिविटी फैल चुकी है। मीडिया में विराट और कियारा को लेकर यू नो वेल कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं, और यही एक रीजन था कि मैंने तुम्हारे डैड को आज डिनर पर इनवाइट किया था। और तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि एक दिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने उनके साथ क्या किया है। आरव की बातें सुनते ही नेहा के फेस का कलर व्हाइट से येलो हो गया। आरव, अब ये सब बातें तो मुझे मत सुनाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। मैं और मेरी मॉम हमेशा से कियारा का भला चाहते हैं। मॉम तो चाहती है कि उसकी लाइफ में सब बेटर हो, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। इसके बावजूद उसने अनिका से उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। आरव ने नेहा को बीच में ही स्टॉप करते हुए कहा, तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या है और अनिका कितनी इरिटेटिंग है। और यही कारण है कि मैं और तुम्हारी डैड एक साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। हम दोनों ये जानते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। देन टेल मी व्हाट शुड वी डू? नेहा ने आरव और अपनी डैड की तरफ देखते हुए पूछा। आरव और अरविंद दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि नेहा अपनी माँ की बात ज्यादा मानती है, लेकिन उसे अपने आरव पर भी ट्रस्ट था। लगभग हाफ एन आवर प्राइवेट रूम में स्पेंड करने के बाद नेहा अपनी मॉम सारिका के पास लौट आई। नेहा ने अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया और सब कुछ सीक्रेट ही रखा।
नेहा चाहती थी कि उसकी मॉम अनिका को लेकर इतना सीरियस ना रहे, हर बात पर रोक टोक ना करे। उसने सारिका से कहा, मॉम ऋषि सच में अनिका को बहुत लाइक करता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। आई नो आपको लगता है कि विराट अनिका के लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन आप अनिका को रोक नहीं सकती ऋषि को लाइक करने से। नेहा ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। सारिका ने कहा, ओके आई थिंक अबाउट व्हाट यू सेड, बट रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जो हमारा बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मॉम आप थोड़ा पेशेंस रखो और अनिका को मौका दो ये समझने के लिए कि आखिर उसके लिए कौन सही है और कौन गलत। नेहा ने कहा, देखो बड़ी बात ये नहीं है कि वो किसे पसंद करती है और किसे पसंद नहीं करती है, बड़ी बात ये है कि उसकी फैमिली क्या चाहती है। सारिका ने सीरियस होकर कहा। नेहा अपनी मॉम की बातों पर गौर करने लगी। सारिका ने नेहा को फिर से समझाया, देखो अभी फैमिली बिखरी हुई है, तुम्हें इस टाइम अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहना चाहिए, तुम कभी पीछे मत हटना। अब नेहा के पास बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर वो सुने तो किसकी सुने, अपनी मॉम की या फिर अपने लव आरव की। रात में अपने बेड पर करवट लेते हुए नेहा को सडनली ख्याल आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर उसका ध्यान ही नहीं गया, और वो बात ये थी कि बहुत रात होने के बाद भी आरव अब तक घर नहीं लौटा था। नेहा के दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल घूम रहे थे जिसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। नेहा की सोच एक ही बात पर अटकी थी कि डैड और आरव एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, फिर अचानक ये मीटिंग और इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई। नेहा जितना इस टॉपिक पर सोच रही थी वो उतना ही उलझती जा रही थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फाइनली नेहा उठकर बैठ गई और आरव को फोन लगाया ये जानने के लिए कि आरव इतनी रात को कहाँ है। आरव ने बताया कि वो एक सोशल वर्क से कहीं बाहर गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि वो आखिर है कहाँ। जब से कियारा वापस लौटी थी नेहा के दिल में एक डर सा था कि कहीं आरव और कियारा रिलेशनशिप में फिर से ना आ जाए। यही बात थी जो नेहा को बार बार परेशान करती थी। इतनी रात तक आरव के घर नहीं लौटने से नेहा बेचैन हो गई और जल्दी से वो अपने कपड़े चेंज करके घर से बाहर आई ताकि ये पता कर सके कि आरव है कहाँ। नेहा को सालों का एक्सपीरियंस था बिना घर वालों को जगाए चुपके से घर से निकलने का। वो अपनी माँ के काले कारनामों में साथ देने के लिए अक्सर आधी रात को घर से बाहर निकला करती थी। वो आराम से बिना किसी को जगाए घर से बाहर आ गई। नेहा को लगा कि शायद आरव क्लब हाउस में गया होगा, हो सकता है कि वो अपने बिजनेस क्लाइंट्स को आउटिंग के लिए ले गया हो, ऐसे पानी की तरह बहाकर उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। नेहा सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। नेहा क्लब हाउस में एंटर कर गई और एक प्राइवेट रूम का डोर ओपन करके आरव को ढूंढने लगी। उसने आरव को देखा और जल्दी से डोर को क्लोज कर दिया। आरव को पता भी नहीं चला कि नेहा भी यहाँ इस क्लब में है। नेहा आरव को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। नेहा ने जो कुछ भी देखा उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। उस रूम में केवल आरव ही नहीं बल्कि उसके पापा अरविंद भी थे, और उन दोनों के अलावा जिसे देखकर नेहा सबसे ज्यादा शॉक में थी वो एक प्रेग्नेंट औरत थी। ये तीनों रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे, इस बात से पूरी बेखबर कि नेहा ने उन्हें देख लिया है। नेहा को लगने लगा कि आरव ने इस औरत के लिए नेहा को धोखा दिया है। नेहा ने कुछ सोचा समझा नहीं और सीधे औरत को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गई। जैसे ही नेहा उस औरत के पास गुस्से से आई वो औरत अरविंद के पीछे छुप गई। नेहा को उस औरत का ऐसे बिहेव करना बहुत अजीब लगा क्योंकि वो आरव के पीछे नहीं बल्कि उसके पापा के पीछे जाकर छुप गई थी। वो प्रेग्नेंट औरत काफी डरी हुई नजरों से नेहा को देख रही थी। इससे पहले कि नेहा अपना हाथ उठाती अरविंद ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। उस औरत ने अरविंद से सवाल किया, ये मुझे मारना क्यों चाहती है और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा, क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो। वो औरत भी नेहा को शक की निगाहों से देख रही थी। नेहा को अभी अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रही थी। नेहा आरव की तरफ टर्न हुए पूछने लगी, इनका तो पता नहीं लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आरव उस वक्त बहुत नर्वस था। उसने अरविंद को उस औरत के साथ बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन नेहा ने उन्हें जाने से रोका। नेहा ने अपने डैड और आरव को घूरते हुए कहा, आप लोगों को लगता था कि आप ये सब मुझसे छुपा लेंगे, पहले बताइए बेबी किसका है। नेहा को जवाब चाहिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बेबी आरव का भी हो सकता है। वो क्या करेगी अगर ये बेबी आरव का हुआ तो। नेहा के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। नेहा का दिल ये भी कह रहा था कि नहीं नहीं ये बेबी आरव का नहीं हो सकता है। नेहा बहुत ही दुविधा में थी। क्या होगा जब ये पता चलेगा कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि उसके डैड का है। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। नेहा कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सच उसके सामने आ गया है। उसे हर हाल में ये जानना था कि इस प्रेग्नेंट औरत की कोख में पड़ रहा बेबी किसका है। आखिरकार अरविंद ने अपनी खामोशी तोड़ी। देखो नेहा, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ के पास कभी मेरे लिए वक्त था ही नहीं। वो हमेशा ऑफिस और अपने पर्सनल लफड़ों में बिजी रहती थी। उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, एक पति की तरह मुझे कभी ट्रीट नहीं किया। इसे देखो, ये तुम्हें एक भाई दे सकती है। नेहा अपने डैड पर जोर से चलाई। हाँ आपको ये घर तोड़ने वाली औरत सही लग रही है। आप तो अब काम से गए पापा, मम्मी आपको छोड़ेंगी नहीं। सच तो ये था कि अरविंद को एक बेटे की चाहत थी और सारिका प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए अरविंद ने किसी गैर औरत का सहारा लिया। नेहा के सामने जब ये सच तूफान की तरह आया उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसके डैड उसकी मॉम को चीट कर रहे हैं। वो अपने डैड पर गुस्सा तो थी ही, लेकिन साथ ही इस बात की तसल्ली भी थी कि ये बच्चा उसके आरव का नहीं है। जब आरव का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है तो वो इनके साथ क्या कर रहा है और डैड ने अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया। नेहा का सर ओवर थिंकिंग से फटा जा रहा था। नेहा को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं आरव और कियारा फिर से एक ना हो जाए, इनके बीच की दूरी कहीं कम ना हो जाए। न जाने इन सबको क्या हो गया है। उधर विराट कियारा के लिए अनिका को चीट कर रहा है और इधर मेरे अपने ही डैड एक चीप औरत के लिए हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। नेहा ने खींचकर कहा। अशांत नेहा को शांत करने के लिए आरव ने कहा, देखो नेहा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी डैड है, यू मस्ट फाइंड आउट द वे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। आरव ने बाप और बेटी के रफ रिश्ते को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। नेहा जब भी उस औरत को देखती उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता, तो वो अभी इस औरत का मुंह तोड़ देती। नेहा ने गुस्से में कहा, तुम कहीं से भी एक मां बनने के लायक नहीं हो, तुम घर तोड़ने वाली एक औरत भर हो, एक निहायत ही घटिया और बेकार औरत हो। अरविंद ने हेल्पलेस होकर कहा, प्लीज नेहा बस करो प्लीज, आज इस सिचुएशन के लिए सिर्फ तुम्हारी मॉम रिस्पांसिबल है। अगर वो मेरे साथ होती, मेरा साथ देती, मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट करती, तो आज ये जो औरत तुम्हारे सामने खड़ी है वो कभी नहीं होती। वो बिल्कुल अनग्रेटफुल है। नेहा से अपनी बातें कहने के बाद अरविंद ने उस लेडी का हाथ पकड़कर उसे आराम से बैठा दिया। नेहा प्लीज तुम अपनी मॉम से कुछ मत कहना, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। अरविंद ने नेहा से बहुत ही कूल होकर कहा। नेहा चिल्लाई, क्यों क्यों ना कहूं मैं, आप डरे हुए हैं कि मॉम क्या करेंगी। हालांकि अरविंद अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने इस बात को एडमिट नहीं किया और कहा, क्यों मैं क्यों डरूंगा तुम्हारी मॉम से, मुझसे ज्यादा गलती उसकी है। पति को कभी पति समझी होती तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। आरव ने फिर से मसले को सुलझाने की कोशिश करी। नेहा तुम जानती हो इस वक्त तुम्हारा परिवार और तुम्हारी कंपनी के लिए कितना बैड टाइम चल रहा है। अगर ये बात मीडिया में आ गई तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और इससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन और खराब हो जाएगी।
अब जो होना था वो हो चुका है, प्लीज अपने डैड की हेल्प करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आरव की बातें इंटेंस थी, शायद इसलिए नेहा को टच कर गई। नेहा को लगा कि आरव को मेरी और मेरे परिवार की सच में कितनी फिक्र है। नेहा के लिए उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही लोग थे जिन पर वो यकीन कर सकती थी, एक तो उसकी मॉम थी और दूसरा आरव था। नेहा कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर उसके डैड का अफेयर दुनिया के सामने आ गया तो उसकी मॉम बर्बाद हो जाएंगी। नेहा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, एक छोटा भाई हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। नेहा की बातें सुनकर आरव ने स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आरव अरविंद की तरफ टर्न हुआ और बोला, ये वही करेगी जो उसने प्रॉमिस किया है, आप टेंशन मत ले। आप जल्दी से इन्हें घर ड्रॉप कर दो और फिर अपने घर लौट जाओ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और आरव नहीं चाहता था कि सारिका आंटी अपने हस्बैंड पर शक करें। आरव ने अरविंद से कहा, पहले मैं और नेहा यहाँ से जाएंगे, उसके बाद आप दोनों। नेहा और आरव अपनी कार की तरफ जाते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक नॉर्मल कपल है और अभी यहाँ डिनर के लिए आए थे। सबके लिए आरव के शातिर दिल और दिमाग को पढ़ना और समझना आसान नहीं था। नेहा के दिमाग में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। नेहा ने आरव का हैंड टाइटली होल्ड किया जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कहा, पता नहीं कैसे एक औरत दूसरी औरत का हस्बैंड चुरा लेती है। आरव के पास नेहा की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने इस टॉपिक पर साइलेंट रहना ही सही समझा। आरव ने सिर्फ इतना कहा, इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में मैं तुम्हारी डैड की हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि सारी दुनिया तुम्हारी फैमिली पर कीचड़ उछाले। नेहा ने धीरे से कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने मॉम से सीक्रेट छुपा लिया तो मुझे लगेगा कि मैं मॉम को धोखा दे रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? आरव ने पूछा। पहले ये बताओ कि तुम तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? उस कियारा से मिलकर अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगी। अरे यार, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? मैं और कियारा एक साथ? नॉट पॉसिबल। मुझे सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, दैट्स ऑल। आरव ने नेहा को गुड फील कराने की कोशिश की। तो क्या कहती है तुम्हारी अंतरात्मा? नेहा ने सीरियस होकर आरव से पूछा। इसमें अंतरात्मा कहाँ से आ गई यार? मैं बस इतना जानता हूँ कि आई लव यू। आरव ने नेहा की तरफ देखते हुए स्माइल किया। आरव नेहा के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि नेहा इस टॉपिक को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। नेहा के दिमाग से वो औरत निकल ही नहीं पा रही थी। जो भी था, पर उसे बच्चा नहीं होना चाहिए था। आरव, तुम सच में बहुत काइंड हो, सबके लिए कितना सोचते हो। उनकी कंपनी अनिका और नेहा के बीच बराबर बराबर हिस्सों में बंटने वाली थी, लेकिन अब इसका तीसरा दावेदार भी आने वाला था और नेहा किसी थर्ड पर्सन के हाथ में कंपनी का शेयर नहीं जाने दे सकती थी। नेहा दिल से कभी नहीं चाहती थी कि उसका कोई भाई हो और ना ही कभी होना चाहिए। नेहा ये भी जानती थी कि उसे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना है, मॉम को बताना सही नहीं होगा। वो इस मसले का हल अपने तरीके से निकालना चाहती थी। नेहा ने आरव से कहा, कुछ ही दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस औरत से कहो कि वो उसे अटेंड करे। मैं जो कहूँ वो करे, मैं उसकी हेल्प करूंगी, उसके बेबी को अपनी मॉम की नजर से बचाने के लिए। लेकिन तुम करने क्या वाली हो, कुछ बताओगी हमें? आरव चिंतित था ये सोचकर कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, नेहा ने इनोसेंटली कहा। रियली? आरव को अब भी नेहा की बातों पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था। हाँ बाबा हाँ, लेकिन उस औरत को मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी, ये शर्त है मेरी। जब वो बेबी इस दुनिया में आएगा तो हम उसे गिफ्ट के रूप में घर दे देंगे। हमारे पास अभी इतने पैसे हैं कि हम एक बड़ा सा घर खरीद सकते हैं, लेकिन वो पैसे तो हम अपनी शादी पे खर्च कर रहे हैं और कंपनी को भी तो एक्सपैंड करना है। आरव ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। नेहा ने स्माइल करते हुए आरव से कहा, आई नो यू आर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर, सब अच्छा होगा। ये सच था कि आरव नेहा के साथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस था। जहां अनिका का लड़कों के मामले में थोड़ा बैड लक चल रहा था, वहीं नेहा को लगता था कि आरव को पाकर वो लाइफ में विनर बन चुकी थी। अगर हमने अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो सच में हमारी कंपनी के साथ साथ हमारा भी कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि हम पहले शादी करके सेटल हो जाएं। नेहा के इस प्रपोजल से आरव खुश नहीं हुआ, उसे अनहैपीली सर हाँ में हिला दिया। नेहा अपने डैडी से बहुत पहले से ही अनहैप्पी थी क्योंकि उसके डैड ने उसके और उसकी बहन के लिए कुछ भी नहीं किया था। जो किया था उसकी मॉम सारिका ने किया था। नेहा और आरव दोनों एक साथ घर आए, लेकिन नेहा ने आरव को अपने अगले प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नेहा हमेशा ही सोचकर डरी रहती थी कि कहीं आरव कियारा के बारे में तो नहीं सोचता है। नेहा के पास एक ऐसा प्लान था जिससे कियारा विराज की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती। नेहा के शैतानी दिमाग में बहुत सी शैतानी बातें चल रही थी। वो मनी मन कह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत को कियारा ने ही डैड की लाइफ में भेजा हो ताकि वो डैड और मॉम को अलग कर सके। तब तो ये औरत बहुत डेंजरस हो सकती है। नेहा को बार बार यही लग रहा था कि इस औरत को कियारा ने ही इनकी लाइफ में प्लांट किया है बदला लेने के लिए। उसकी सोच कियारा पर ही टिकी थी। क्या होगा जब सारिका को पता चलेगा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कियारा इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि आखिर विराज की दादी गायत्री देवी के सामने ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट रखा गया है जिससे वो इतनी नाराज है। लेकिन जो कुछ भी था वो कियारा के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं था। विराज की दादी बार बार उन्हीं सारी चीजों को विराज के सामने रख रही थी। विराज शॉक्ड होकर कभी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो कभी कियारा की तरफ देख रहा था। कियारा ने आज से पहले विराज का इतना इमोशनल फेस कभी नहीं देखा था। कियारा ने काया और काव्य की तरफ देखा और कहा, क्या हो रहा है? तुम दोनों अंदर जाओ। लेकिन बच्चे जहाँ थे वहाँ खड़े ही रहे। बच्चों को भी ये फील हो रहा था कि कुछ यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि जब बच्चे पहली बार घर में आए थे तब गायत्री देवी उनके साथ नॉर्मल थी, लेकिन अभी वो बड़े गौर से देख रहे थे कि कैसे गायत्री देवी उनकी मम्मी को घूर रही हैं। बच्चे ये सब देखकर अंदर से बहुत डर गए थे। विराट ने बच्चों का डर भाप लिया और अपनी दादी से कहा, दादी आप बच्चों को डरा रही हैं, देखिए कैसे इनका फेस उतरा हुआ है। विराट ने मीनू को आवाज लगाई ताकि वो बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में जा सके। विराट नहीं चाहता था कि इनके बीच चल रही बातों की वजह से बच्चों पर कोई बुरा असर पड़े। विराट हर एक बात की जड़ तक जाना चाहता था, लेकिन बच्चों को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचाए बिना वो इन सब झमेलों से बच्चों को दूर रखना चाहता था। गायत्री देवी ने विराट को टोका, एक मिनट। जिस तरह से विराट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, गायत्री देवी से जरा भी सेटिस्फाइड नहीं थी। विराट, क्या तुम बच्चों को सच नहीं बताने वाले हो? गायत्री देवी ने कियारा को घूरते हुए विराट से कहा। कियारा जो अब तक खामोशी से खड़ी थी, आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। वैसे किस सच के बारे में बात हो रही है? कियारा को वाकई कोई आइडिया नहीं। अरविंद बहुत खुश था आरव के प्रपोजल को सुनकर। उसके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो भी कभी गौतम ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ बन सकता है, क्योंकि घर का मामला हो या फिर ऑफिस का। विराट, क्या तुम बच्चों को सच नहीं बताने वाले हो? गायत्री देवी ने कियारा को घूरते हुए विराट से कहा। कियारा जो अब तक खामोशी से खड़ी थी, आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। वैसे किस सच के बारे में बात हो रही है? कियारा को वाकई कोई आइडिया नहीं था कि चल क्या रहा है, इसीलिए उसने पूछ लिया।
कियारा को विराट के सामने बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कपड़ों के विराट के सामने खड़ी है। लेकिन ऐसा क्या और क्यों हुआ था, इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी। गायत्री देवी ने विराट को ऑर्डर दिया, दिखाओ इसे इसका सच। लेकिन विराट जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। विराट खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और उसे इस रिपोर्ट पर यकीन भी नहीं था। कियारा ने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जो रिपोर्ट गायत्री देवी लेकर आई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि कियारा विराट का केवल इस्तेमाल भर कर रही है ताकि वो सारिका और उसकी बेटियों से बदला ले सके। ये सब पढ़ते वक्त कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह से वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। कियारा समझ गई थी कि ये किसकी चाल है और कौन उसके ऊपर इतने गंदे आरोप लगा रहा है। वैसे रिपोर्ट पढ़कर तो ऐसा लग रहा था जैसे इस रिपोर्ट को खुद नेहा ने लिखा हो। कियारा समझ नहीं पा रही थी कि सब नॉनसेंस बातें आखिर क्यों विराट को शॉकिंग लग रही हैं। कियारा ने रिपोर्ट के लास्ट पेज को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हों। कियारा ने विराट की तरफ शॉकिंग नजर से देखा। विराट को घूरते हुए उसने धीमे से बुदबुदाया, नहीं ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि तुम वही हो जिसने, नो नो इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तुम ही थे जिसने। कियारा बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त वो कुछ कह नहीं पा रही थी। रिपोर्ट्स में क्लियर लिखा था कि विराट ही काव्य और काया का फादर है, और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है। अगर काव्य और काया का बायोलॉजिकल फादर विराट था, इसका मतलब विराट ही कियारा का रेपिस्ट था। कियारा इस वक्त बुरी तरह से ब्रेक हो रही थी, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। गुस्सा और इमोशन कियारा दोनों में बह रही थी। उसका दिल और दिमाग बार बार यही बात कह रहा था कि क्या यही वो आदमी है जिसने मेरी मासूमियत मुझसे छीनी है। कियारा ने खुद पर काबू खो दिया और विराट को जोर से एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, यू रैस्कल, यू रूइंड माय लाइफ। विराट शॉक में था कियारा के इस बदलाव को देखकर। कियारा को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन था इस वक्त। कैसे किया तुमने, क्यों किया तुमने, और क्या क्या गंदे प्लानिंग कर रहे हो तुम। कियारा ने फिर से विराट को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दो यू बास्टर्ड, डोंट यू एवर टच मी अगेन। कियारा चिल्लाई। कियारा ने विराट का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरा और कहा, वी आर लीविंग, और दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। कियारा के लिए उस आदमी के साथ एक घर में रहना जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की थी पॉसिबल ही नहीं था। विराट के पेशेंस ने जवाब दे दिया। वो जोर से चीखा, इनफ, तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ये पता ना कर लूं कि कौन ये गंदा गेम हमारे साथ खेल रहा है, समझी तुम। तभी काया और काव्य अपने कमरे से घबरा कर दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी मम्मी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उन्हें देखना था कि उनकी मम्मी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कियारा बच्चों को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद को जल्दी से नॉर्मल कर लिया। देखो बच्चों, किसी कारण से हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, ओके। कियारा को अभी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि विराट ने क्या कहा था और वो क्या चाहता है। बस उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे इस घर से जाना है। कहाँ जाना है उसे पता नहीं था, लेकिन इस घर से जाना जरूरी था। वो अब एक मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। गायत्री देवी को कियारा का बिहेवियर देखकर गुस्सा आ गया। वो कियारा पर जोर से चिल्लाई, अभी रुको वहाँ, ये ड्रामा मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो। अब तुम्हारा भेद सबके सामने आ गया है, तुम्हारा प्लान फेल हो गया है, तो अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो, अपने झूठ और मक्कारी को कवर करना चाहती हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये बच्चे विराट का खून है? कैसे एक माँ नहीं जान सकती कि उसके बच्चों का बाप कौन है? गायत्री देवी कियारा को खूब खरी खोटी सुना रही थी। अरे मान क्यों नहीं लेती अपनी गलती, सारी सच्चाई तो सामने आ चुकी है ना। बस तुम्हें पैसों और पावर से मतलब है, इसलिए तुमने मेरे पोते का इस्तेमाल किया ताकि तुम अपने परिवार को बर्बाद कर सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ खेलने की, और अब तुम मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने गंदे प्लान का हिस्सा बनाना चाहती हो। काया और काव्य अपनी मम्मी को कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। गायत्री देवी बोले जा रही थी, लेकिन कियारा ने उनकी बात का एक भी जवाब नहीं दिया। कियारा आखिर अपने बच्चों से क्या कहती, क्यों वो लोग जवाब सवाल कर रहे हैं। कियारा का गुस्सा दर्द में बदल गया था। उसका दिल रो रहा था और कह रहा था, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। क्या सच में विराट ही वो आदमी है जिसने मेरा रेप किया था? कियारा को इस वक्त टीना और कपिल की कमी बहुत खल रही थी। वो उन्हें कॉल करना चाहती थी, क्योंकि उसे इस वक्त कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ उसे कंफर्ट फील हो। कियारा ने सोच लिया था कि वो पूरी लाइफ विराट के सामने नहीं आएगी। कियारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी विराट हो सकता है, एक रेप्यूटेड कंपनी का सीईओ, रॉय खानदान का वारिस, उसका बॉस और उसका लवर। ये घिनौनी हरकत कर सकता है। उस ब्लैक नाइट को जो भी कुछ हुआ था, कियारा के लिए भूलना बहुत इंपॉसिबल था। नेहा ने उस दिन धोखे से उसे होटल नहीं भेजा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका गला रूंध गया। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा भावनाओं में डूबी हुई थी। कियारा ने काया और काव्य का हाथ पकड़ा ताकि वो उन्हें कमरे में ले जाए और अपना सामान पैक कर सके, लेकिन विराट ने उसे रोका। गायत्री देवी भी उसे रोकना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो चाहती थी कि कियारा इस घर में रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को कियारा के साथ खुद से अलग जाते हुए नहीं देख सकती थी। आखिरकार ये बच्चे रॉय खानदान के वारिस थे। गायत्री देवी कैसे इन्हें खुद से अलग कर सकती थी? गायत्री देवी ने कियारा से कहा, तुमने इतने सालों तक हमसे ये बात छुपाई, हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि वो किसी तकलीफ में रहें, अब तुम उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। गायत्री देवी की बातें सुनकर काया और काव्य बहुत डर गए। गायत्री देवी इस वक्त लुक ही ऐसा दे रही थी। उन्हें उनकी मम्मी को डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ओल्ड लेडी क्यों कह रही है कि वो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। वो सोच रहे थे कि अगर विराट अंकल उनके पापा होते तो उनकी मम्मी ने उन्हें जरूर बताया होता। विराट अंकल ने तो कहा था कि वो उनके पापा को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब वो खुद को कैसे ढूंढेंगे? दोनों बच्चों के दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी जिसे वो अभी भी समझ नहीं सकते थे। मुझे मतलब नहीं तुम कौन हो और कहाँ जाओगी, लेकिन बच्चे हमारे हैं। गायत्री देवी की बात सुनकर कियारा को थोड़ा भी डर नहीं लगा। उसे सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र थी। अभी मेरे बच्चों का आपसे और आपके खानदान से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कियारा ने गायत्री देवी को दो टूक जवाब दे दिया। बच्चों को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ ये सुनकर कि वो मम्मी के साथ जा रहे हैं। हालांकि विराट को अच्छा नहीं लगा कियारा का ऐसे उसकी दादी को जवाब देना। विराट को हमेशा कियारा के साथ और उसके बच्चों के साथ अपनापन लगता था जब से वो यहाँ आए थे। अब विराट भी सोचने लगा, क्या ये पॉसिबल है कि उस रात में अनिका के साथ नहीं कियारा के साथ सोया था? क्या सच में वहाँ उस रात कियारा थी? अगर ऐसा है तो सारिका ने कसम खाकर ये बात क्यों कही कि उस रात वहाँ कियारा नहीं अनिका ही थी? आखिर वो लोग मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं? विराट के दिमाग में भी हजारों सवाल घूम रहे थे, जिसका जवाब उसे खुद ढूंढना था। विराट ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, अभी आप घर जाइए। विराट कहीं ना कहीं ये सोचकर खुश भी हो रहा था कि ये बच्चे उसके हैं। उसने अपनी दादी से कहा, दादी अभी मैं कियारा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। गायत्री देवी ने कहा, ठीक है, लेकिन बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही कियारा बोली, नो ये पॉसिबल नहीं है। काया ने अपनी मम्मी से कहा, इट्स ओके मम्मी हम चले जाएंगे, आप और अंकल आराम से बात कर लो ताकि दोबारा फाइट ना कर सको।
क्या विराट कियारा को घर छोड़ने से रोक पाएगा? क्या कियारा और विराट सच को कभी जान सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कियारा और दादी एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के बीच कोल्ड वॉर जारी था। और इधर विराट ने जब से सुना था कि बच्चे उसके अपने हैं, वो कियारा से अकेले में बात करने के लिए बेचैन था। गायत्री देवी बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन कियारा इसके सख्त खिलाफ थी। अब विराट को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। एक तरफ बच्चे भी कह रहे थे ठीक है हम चले जाएंगे ताकि मम्मी और अंकल के बीच सब ठीक हो जाए और वो दोबारा फाइट ना करें। काव्य और काया बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में फाइट करें। कियारा ने बच्चों को हिदायत दी, नहीं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती। कियारा को लगने लगा था कि कहीं गायत्री देवी कियारा को उसके बच्चों से अलग न कर दें। कियारा की आंखों में साफ साफ डर और उदासी नजर आ रहे थे। वो अपने मन में सोच रही थी, अगर सच में मेरे बच्चों को इन्होंने मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूंगी? अगर विराट इन बच्चों का फादर है तब तो रॉय फैमिली को इनसे मिलने का पूरा पूरा हक है। कियारा के पास अब विराट के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कियारा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विराट से कहा, प्लीज विराट, मेरे बच्चों को जाने से रोको, मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। कियारा इतनी डरी हुई थी कि अभी जो कुछ भी करना होता करती, लेकिन अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं जाने देती। विराट ने कियारा के बेचैन दिल को थोड़ा सुकून देने की कोशिश की और कहा, कियारा शांत हो जाओ, सब अच्छा होगा, कुछ नहीं बदलने वाला, तुम इनकी माँ हो और हमेशा रहोगी। एक तरह से देखें तो ये अच्छा आइडिया है कि काया और काव्य दादी के साथ थोड़ा घूम ले ताकि हम दोनों को अकेले में कुछ बातें करने का मौका मिल जाए। और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, केवल 2 दिनों की ही तो बात है। तुम दादी की फीलिंग्स को तो समझो। उन्हें अभी अभी पता चला है कि उनके 2 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका भी तो मन करेगा ना बच्चों के साथ समय बिताने का। अच्छा होगा कि ये तीनों कुछ समय साथ बिताएं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। हालांकि जब गायत्री देवी ने पहली बार इन दोनों बच्चों को देखा था तब उनके मन में हजार सवाल थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि ये दोनों बच्चे विराट के बच्चे हैं, वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो बच्चों को अपने साथ घर लेकर जाना चाहती थी, जहां वो कुछ समय बिता सके उनके साथ और वो उन्हें अपनेपन का एहसास दिला सके। गायत्री देवी को लगता था कि बच्चों ने कियारा के साथ एक बेकार जिंदगी जी है, अब उनके अच्छे से जीने का समय आ गया है। रॉय फैमिली ने लग्जरी लाइफ दे सकती है, सारी खुशियां दे सकती है। गायत्री देवी को खुशी हुई ये देखकर कि उनका पोता उनका साइड ले रहा है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि विराट कियारा से अकेले में क्या बात करना चाहता है, लेकिन बच्चे उनके साथ जाएंगे ये सोचकर वो बहुत खुश थी। कियारा के मन में अभी डर बैठा हुआ था। उसे खामोश देखकर विराट ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, कियारा डोंट वरी, बच्चे हमारे पुराने घर जा रहे हैं, वो वहाँ बिल्कुल सेफ है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, कोई कमी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। हमें कुछ स्पेस चाहिए ताकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसे दूर कर सकें। विराट बार बार कियारा को प्रॉमिस कर रहा था कि वहाँ बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हैप्पी रहेंगे। सब कुछ सुनने के बाद कियारा ने अपनी खामोशी तोड़ी। कैसे तुम चीजों को क्लियर करोगे, कैसे सब कुछ सही करोगे? मुझे तो तुम अब अजनबी से लग रहे हो, पता नहीं तुम कौन हो। कियारा ने जब से रिपोर्ट पढ़ी थी उससे अब विराट पर रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं था। विराट ने शांत होकर कहा, देखो जो भी है उसके लिए बैठकर बात तो करनी ही होगी, बात करने से ही सब कुछ सही होगा। कियारा की कड़वी बातें सुनकर विराट अब परेशान हो रहा था, क्योंकि एक विराट ही था जिसने कियारा का बुरे समय में साथ दिया था। कियारा समझ गई थी कि उसके पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है इनकी बात मानने के अलावा। कुछ सोचने के बाद कियारा ने कहा, फाइन, लेकिन मैं अपने बच्चों से जब चाहूंगी बात करूंगी और वो जब चाहेंगे मुझसे बात करेंगे, मैं उन्हें पूरी तरह से खुद से अलग नहीं कर सकती। कियारा ने डिमांड रखी। विराट ने कियारा की डिमांड मानते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम जब चाहो बच्चों से बात कर सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। विराट का कियारा को बच्चों से दूर करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गायत्री देवी को अच्छा नहीं लगा कि विराट ने कितनी आसानी से कियारा की बात मान ली। गायत्री देवी को लगने लगा कि विराट पूरी तरह से कियारा के चंगुल में फंस चुका है। गायत्री देवी का कुछ और इरादा था, वो किसी भी तरह से बच्चों को कियारा से दूर ले जाना चाहती थी ताकि कियारा से पीछा छुड़ाने का वो कोई रास्ता ढूंढ सके। गायत्री देवी कियारा से तो नफरत करती थी, लेकिन बच्चों के प्रति अब उनके मन में प्यार ही प्यार था। चलो बच्चों, अब अपनी दादी के साथ, अब हम परसों आएंगे, गायत्री देवी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्योंकि बच्चे खाली हाथी जा रहे थे इसलिए कियारा उनके कुछ सामान पैक करना चाहती थी, लेकिन गायत्री देवी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर में इनकी जरूरत की हर एक चीज अवेलेबल है। अब काया और काव्य दोनों को कोई डर नहीं था, क्योंकि विराट और कियारा दोनों की परमिशन मिल चुकी थी दादी के साथ जाने के लिए। अब बच्चे बहुत ही उत्साहित थे अपनी दादी के साथ घूमने के लिए और उन्हें जानने के लिए। उन्होंने अपनी मम्मी को बाय भी किया और स्माइल करते हुए कहा, मम्मा कल हम आपके कॉल का वेट करेंगे। एक तरफ कियारा अनहैप्पी थी तो दूसरी तरफ गायत्री देवी हैप्पीली अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ घर लौट रही थी। चलते चलते गायत्री देवी ने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ आप दोनों का फेवरेट फूड क्या है? जैसे ही गायत्री देवी को पता चला कि बच्चों को बर्गर और पिज्जा खाना बहुत पसंद है, उन्होंने तुरंत अलेक्स से कहा, जल्दी से शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करो। इधर बच्चों ने जब से सुना था कि विराट अंकल उनके पापा हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे और अब गायत्री देवी उन्हें इंसिस्ट कर रही थी कि वो उन्हें दादी कहकर बुलाएं। घर पहुंचने से पहले दोनों बच्चे लगातार कार में गायत्री देवी को दादी दादी कहकर कई बार पुकार चुके थे। बच्चों के मुंह से अपने लिए दादी शब्द सुनकर गायत्री देवी का दिल पिघल गया था। यहाँ तक कि गाड़ी ड्राइव कर रहे अलेक्स के चेहरे पर भी स्माइल थी। गायत्री देवी आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं दिखी थी। बच्चों के जाने के बाद कियारा अपना सिर पकड़कर दुखी होकर सोफे पे बैठ गई। विराट ने ऑब्जर्व किया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब इन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर और भी खराब हो गया था जब से बच्चे घर से गए थे। फाइनली कियारा ने साइलेंस को ब्रेक किया। जो हो रहा है क्या तुम उस पर बिलीव करते हो? मैं यकीन करता हूँ या नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, बट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपर्ली। विराट ने कूल होकर कियारा की बातों का जवाब दिया। हालांकि विराट का दिल बार बार कह रहा था कि ये दोनों क्यूट बच्चे उसके ही हैं। विराट ने देखा और फील किया कि कियारा वाकई में बहुत कंफ्यूज है। वो चाहता था कि कियारा उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहे और उससे हर एक बात शेयर करे। अगर रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो सच है तो कियारा को उससे जरूर माफी मांगनी चाहिए। विराट को ऐसा लग रहा था कि रिवेंज लेने वाली बात सच हो सकती है। विराट चाहता था कि कियारा उसे सब कुछ सच सच बता दे ताकि वो उसे उन लोगों से बचा सके। लेकिन कियारा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो विराट से माफी मांगे। वो बस अपने बच्चों को लेकर जल्द से जल्द मुंबई को छोड़ देना चाहती थी। जब भी वो सोचती थी कि उसके क्यूट से बच्चे विराट के हो सकते हैं, उसे लगता था कि वो एक अलग दुनिया में आ गई है जो उसकी पहले की दुनिया से बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन उसकी सोल बार बार ये कह रही थी कि सच नहीं हो सकता, ये सब एक सपना है।
जब कल की सुबह होगी तो सब कुछ बेहतर होगा और वो एक पीसफुल लाइफ जी रही होगी। कियारा के मन में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे कि आखिर वो क्यों मुंबई वापस आई, आखिर क्यों उसने सेक्रेटरी के जॉब के लिए रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में अप्लाई किया। विराज कियारा के पास आया और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम दोनों को एक साथ पता करना है कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। विराट ने एक आह भरी और कियारा के बगल में सोफे पर बैठ गया और कहा, आज से और अभी से हम दोनों को एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना होगा। तुम जो कुछ भी जानती हो, जितना भी जानती हो, एक एक बात मुझे बतानी होगी और मेरे लिए भी सेम रूल है। मैं भी तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब समय आ गया है कि हम ये पता करें कि हमारा सच क्या है। इधर सारिका भी बहुत ही सैटिस्फाइड और हैप्पी थी क्योंकि उसका प्लान जो नेहा के साथ उसने मिलकर बनाया था अब वो वर्क कर रहा था। उसे सब मालूम था कि गायत्री देवी ने कियारा को क्या क्या सुनाया है। नेहा ने कहा, मॉम मैंने सुना है कि गायत्री देवी बच्चों को अपने साथ ले गई हैं। वो कियारा से उन्हें दूर रखना चाहती हैं और अब उनकी परवरिश भी वही करेंगी। सारिका नहीं चाहती थी कि ये बच्चे रॉय फैमिली का हिस्सा बने, इसीलिए गायत्री देवी का बच्चों को अपने साथ लेकर जाना उसे अच्छा नहीं लगा। सारिका ने सोचा, वो बच्चे गौतम परिवार के हैं, अब उन बच्चों को वो वापस लेकर आएगी, कियारा भी उनके पीछे जरूर आएगी और फिर वो उसे अपने कंट्रोल में रखेंगी। सारिका के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन क्या होगा, माँ बेटी ने ये सब प्लान कर लिया था। नेहा ने कहा, अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो कियारा के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सिचुएशन को संभाल पाएगी। तभी सारिका ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा? नेहा ने जवाब दिया, मॉम अभी मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, हैव सम पेशेंस, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। सारिका ने कहा, ओके आई ट्रस्ट यू। नेहा ने क्या प्लान किया था कियारा को बर्बाद करने के लिए और क्या कियारा और विराट कभी सच तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये बच्चे हमेशा के लिए रॉय फैमिली के ही हो जाएंगे। ये कहकर एलेक्स ने कोई डॉक्यूमेंट गायत्री देवी के हाथ में थमाया। ये सुनते ही काव्य ने अपनी दादी से कहा, दादी हमारे नाम अच्छे तो है, फिर आप हमारा लास्ट नेम क्यों चेंज करवाना चाहती हैं? हालांकि ये बच्चे गायत्री देवी को दादी कहकर पुकार रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि अंकल विराट ही उनके पापा हैं। उन्हें लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये बस कोई जोक है। विराट अंकल तो उनके पापा को ढूंढने में उनकी मदद करने वाले हैं। भला उनके असली पापा कैसे हुए? काव्य की बात सुनकर गायत्री देवी ने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, रॉय खानदान के वारिस हो और तुम अपनी दादी के साथ उनके घर में रहने वाले हो। क्या आप हमें प्लीज काया और काव्य बुला सकती हैं? दोनों बच्चों ने इनोसेंटली कहा। गायत्री देवी को उनकी हर एक बात अच्छी लग रही थी, वो उनके साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहती थी। गायत्री देवी ने सोच लिया था कि अगर कियारा बच्चों को अपने पास बुलाएगी तो बच्चे सिर्फ उससे मिलने जाएंगे और फिर मिलकर वापस आ जाएंगे। गायत्री देवी कुछ ऐसा सोच रही थी। उन्होंने बच्चों से भी कह दिया, अब तुम लोग अपनी दादी के साथ ही रहने वाले हो। पर दोनों बच्चों ने कहा, लेकिन हम तो अपनी मम्मी के बच्चे हैं ना, तो फिर हम आपके साथ क्यों रहे? हमारी मम्मी कहाँ है? हमें अभी अपनी मम्मी के पास जाना है। हम हमेशा उनके बच्चे थे और हमेशा रहेंगे। हमें आपके साथ नहीं रहना है, हम अपनी मम्मा के साथ रहेंगे। काया और काव्य दोनों की आंखों में आंसू थे अपनी मम्मी के लिए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि दादी क्या चाहती है और क्या सोचेंगी। काया ने एक सीरियस लुक के साथ अपनी दादी से पूछा, हम मम्मी के पास क्यों नहीं रह सकते? हम उनसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों की बातें सुनने के बाद गायत्री देवी ने कुछ सोचा और फिर कहा, क्या तुम लोग अपने पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहते हो? काया ने कहा, विराट अंकल हमारे पापा को खोजने में हमारी हेल्प करेंगे, इसके बदले में हम उन्हें पैसे भी देंगे। गायत्री देवी चकित थी ये जानकर कि बच्चे अभी भी विराट को अपना पापा नहीं मान रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि उनका पापा कौन है। अगर कोई उन्हें बता भी देता तभी उन्हें यकीन नहीं होता। गायत्री देवी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि विराट अंकल ही तुम्हारे असली पापा है? गायत्री देवी बिना देर किए हुए बच्चों को सब कुछ बताना चाहती थी। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। गायत्री देवी को लगता था कि उनका पोता सच में कितना भूला है। वो अपने बच्चों के साथ ही रह रहा था और उन्हें पहचान भी नहीं पाया। जब भी गायत्री देवी के दिमाग में ये बात आती तब वो डर जाती। उन्हें दुख था कि अब तक बच्चों को उनकी पहचान नहीं बताई गई थी। ज्यादा देर हुई तो बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। विराट ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि आखिर कौन था इन सबके पीछे। अब गायत्री देवी जल्दी से जल्दी बच्चों को उनके दादा और दादा के बारे में बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को अपने ही खानदान के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। गायत्री देवी ने कियारा को पनिश करने के लिए भी बच्चों को उससे दूर किया था। गायत्री देवी ने कहा, धीरे धीरे दादी के साथ रहने की आदत हो जाएगी तुम दोनों को। काया ने कहा, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हम मम्मा से दूर नहीं रह सकते हैं। बच्चों को अपनी माँ पर पूरा विश्वास था और उससे प्यार भी था। गायत्री देवी ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अंकल और मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक है? काव्य ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में अब सब सही हो गया होगा। मम्मी तो मेरे साथ भी नहीं सोती थी क्योंकि वो अंकल के साथ सोना चाहती थी। उनके बीच सब गुड है। बच्चों की बातें सुनकर गायत्री देवी का चेहरा लाल हो गया। इस बेशरम लड़की के पास थोड़ी भी शर्म नहीं है? बच्चों का भी ख्याल नहीं है उसे। यहाँ तक कि बच्चे भी सब जानते हैं, सब देखते हैं। गायत्री देवी ने गुस्से में कहा। ये सब सुनकर एलेक्स हंसने लगा और बोला, मैम मुझे एक जरूरी काम है, मैं उसे करके आता हूँ। एलेक्स से सारी बातें सुन नहीं सकता था, वो शर्माते हुए वहां से चला गया। गायत्री देवी ने बच्चों से पूछा, अच्छा ये बताओ ये सब बातें तुम्हें कहने के लिए किसने कहा है? काव्य ने कहा, किसी ने भी नहीं, मैंने खुद से बोला है। अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती? गायत्री देवी काया का जवाब सुनना चाहती थी। क्योंकि पहले मम्मी हमारे साथ सोती थी और अब नहीं सोती हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। काया ने एक्सप्लेन किया। फिर काया ने आगे बताया, स्कूल जाने से पहले मैंने देखा था मम्मी विराट अंकल के कमरे में सोई थी। विराट अंकल ने मुझसे कहा था कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो मम्मी के साथ सोते हैं। अगर नहीं सोएंगे तो अंधेरा उन्हें बहुत डराएगा। गायत्री देवी के पास कोई शब्द नहीं था, उन्हें तो सिर्फ कियारा की बेशर्मी नजर आ रही थी। बार बार वो मनी मन कियारा को कोसे जा रही थी। न जाने कब इस बेकार औरत का साया हमारे घर से जाएगा। गायत्री देवी की नजरों में अगर कोई गलत था इस दुनिया में तो वो कियारा ही थी। सच तो ये था कि जो उन्हें दिखाया जा रहा था वो उसे देख रही थी, बातों की तह तक जाना ही नहीं चाहती थी। और अब तो उन्हें सिर्फ अपने विराट और इन दोनों बच्चों से मतलब था। क्या कियारा विराट को कभी माफ कर पाएगी? क्या विराट की सच्चाई कियारा के सामने आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम में। इसलिए वो कियारा के साथ सोता है। गायत्री देवी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद गायत्री देवी ने कहा, अच्छा तो अगली बार से ध्यान रखना कि मम्मा तुम दोनों के साथ ही सोएं और विराट अंकल अकेले अपने कमरे में सोएं, ठीक है? काया और काव्य दोनों कंफ्यूजन के साथ गायत्री देवी को देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी दादी के कहने का क्या मतलब है। वैसे भी कुछ समझने की उनकी उम्र कहाँ थी। काया ने बड़े भोलेपन से कहा, लेकिन हम अंकल को सैड नहीं कर सकते हैं ना? जब मुझे नींद नहीं आती है तब मेरी मम्मा मुझे कडल करती है और फिर मैं सो पाती हूँ। उसी तरह से अंकल को भी वो कडल करती हैं, फिर वो सो पाते हैं। अंकल को मम्मा की जरूरत है ना? गायत्री देवी को ये बातें मिर्ची जैसी तीखी लगी।
लेकिन उन्होंने अपना चेहरा ऐसा बनाया जिससे गुलाब जामुन का स्वाद लिया हो। उन्होंने अब टॉपिक चेंज करना ही मुनासिब समझा और कहा, ओके कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। विराट तुम्हारा अंकल नहीं है, वो तुम दोनों का पापा है। समझ गए? काव्य ने तपाक से कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है इस बात पर, क्योंकि मम्मा और अंकल पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो वो हमारे पापा कैसे हो सकते हैं बताइए? हाँ हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो काव्य, काय ने कहा। बच्चों ने एक के बाद एक सवालों की बौछार शुरू कर दी। गायत्री देवी ने बड़ी पेशेंस के साथ कहा, सच है, कोई कारण होगा जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मा ने तुम दोनों को अभी तक नहीं बताया कि विराट ही तुम दोनों का पापा है। लेकिन क्या कारण हो सकता है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। बच्चों से ये सब बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों रॉय खानदान से हो, तो अब हम फ्यूचर में एक साथ एक घर में रहेंगे। देखो हमारा घर कितना बड़ा और कितना सुंदर है। मैरी और बाकी के सारी स्टाफ तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए है यहाँ पर। यहाँ पर तुम दोनों को सच में बहुत मजा आने वाला है। जो टॉयज चाहोगे वो सब यहाँ मिलेंगे, हर एक चीज जो तुम दोनों चाहोगे। गायत्री देवी ने बच्चों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। काया के हाथ एक स्ट्रॉबेरी का कप था। उसने कप को टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन हम दोनों को अपनी मम्मा चाहिए, हम दोनों उनके साथ रहना चाहते हैं दादी। लाख समझाने के बाद भी गायत्री देवी बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं कर पा रही थी। काया और काव्य केवल दादी के घर कभी कभी मिलने आना चाहते थे, लेकिन हमेशा के लिए रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। बच्चे हर रोज अपनी माँ से मिलकर उन्हें हक करके ही स्कूल जाना चाहते थे। गायत्री देवी के लिए बहुत टफ था बच्चों को हैंडल करना, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ी। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या तुम उस घर में नहीं रहना चाहते जहाँ तुम्हारे पापा बड़े हुए, जिस घर में उनका पूरा बचपन बीता हो, उनकी बहुत सारी मेमोरीज हो? काया ने क्विक रिप्लाई किया, हमारे पास कभी पापा नहीं थे, हमारे पास हमेशा से मम्मा ही थी। आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? इतनी बड़ी हो गई है। काया की बात सुनकर गायत्री देवी समझ गई थी कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही है। आखिरकार कियारा उनकी माँ थी और एक माँ को उसके बच्चों से अलग करना कभी आसान नहीं था। गायत्री देवी समझ गई थी कि अगर बच्चों को उनकी माँ से अलग करने की कोशिश करेंगी तो उनका रिलेशन भी बच्चों के साथ खराब हो जाएगा। वो इस टॉपिक पर ना तो अपने पोते विराट से लड़ सकती थी और ना ही वो इन मासूम बच्चों का दिल तोड़ना चाहती थी। अब गायत्री देवी को एक ही उम्मीद थी कि एक दिन विराट कियारा से बोर हो जाए और खुद ही उसे अलग कर दे। गायत्री देवी ने एक बार और कोशिश की बच्चों के दिमाग में अपनी बात डालने की कि विराट ही दोनों का पापा है। गायत्री देवी ने कहा, देखो बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ, वो खुद तुम्हें बताएंगी कि विराट ही तुम्हारे पापा हैं। तब तो तुम दोनों को ट्रस्ट होगा ना? काय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, दादी क्या आप सच बोल रही हैं? बच्चों को अपनी मम्मा पर कंप्लीट ट्रस्ट था। अगर वो कह देती कि विराट ही दोनों का पापा है तो बच्चे जरूर मान लेते। भरोसा था बच्चों को अपनी मम्मा पर। काय और काव्य मनी मन बहुत कुछ सोच रहे थे। अगर ये बात गलत होती तो फिर दादी ऐसा क्यों बोलती? क्या सच में विराट अंकल हमारे पापा हैं? बच्चों के छोटे छोटे दिमाग बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मसरूफ थे, जिन सवालों के जवाब अब तक विराट और कियारा के पास भी नहीं थे। गायत्री देवी को लगने लगा था कि धीरे धीरे वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रही हैं। उन्होंने बच्चों से इमोशनल होकर कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारी दादी हूँ और एक दादी अपने ही बच्चों से झूठ क्यों बोलेगी? अगर तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर क्यों आती? तुम्हें इतना प्यार क्यों करती? गायत्री देवी हमेशा से चाहती थी कि अपनी कंपनी में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने से पहले विराट शादी करके सेटल हो जाए और बच्चे भी प्लान कर ले। यहाँ तक कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स भी चाहते थे कि विराट शादी करके सेटल हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक मैरिड आदमी एक स्टेबल और बेस्ट लीडर होता है। हालांकि गायत्री देवी को पसंद नहीं था कि कंपनी का कोई भी आदमी उनकी फैमिली के पर्सनल मैटर में इंटरेस्ट ले। जब भी कोई ऐसा करता उसे वो बाहर का रास्ता दिखा देती थी। लेकिन गायत्री देवी का ख्वाब जो वो बरसों से देख रही थी वो पूरा नहीं हो रहा था और फाइनली विराट अनिका के साथ एंगेज हो गया था। गायत्री देवी अनिका को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब ये कौन चाहे कि दो दो लड़कियां विराट की जिंदगी में रहे। कियारा को नापसंद करना एक अलग बात थी, लेकिन गायत्री देवी को अपने पोते और पोती को देखकर लगता था कि ये हमारे खानदान के लिए ईश्वर का दिया कोई वरदान है जो उन्हें मिला है। गायत्री देवी के मन का कोना कोना खुशियों से भरा हुआ था जब से बच्चे घर आए थे। बच्चों की बात करें तो बच्चे इस दुविधा में थे कि आखिर उनका पिता कौन है। शुरू शुरू में तो विराट अंकल से वो कहते थे कि उनके पापा को ढूंढ दें। अब उनके सामने विराट ही उनके पापा के रूप में था। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि विराट अंकल बहुत अच्छे तो है, लेकिन उनकी मम्मा ने हमेशा पापा वाली बात को अवॉइड क्यों किया? कभी उन्हें बताया क्यों नहीं? क्या अब उनकी मम्मा और विराट अंकल अच्छे दोस्त बन गए होंगे? क्या वो अब एक साथ पहले की तरह रहते होंगे उस घर में? बच्चे भले ही छोटे थे, लेकिन उनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद काव्य ने सीरियस होकर अपनी दादी से पूछा, लेकिन दादी, मम्मा ने हमें कभी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि विराट अंकल ही हमारे पापा है? गायत्री देवी ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, अच्छा सच में उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? बच्चों ने सैड होकर अपना सर नाम हिलाया। गायत्री देवी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे कियारा ने टेस्ट रिजल्ट को देखकर रिएक्ट किया था। अब गायत्री देवी कंफ्यूज हो गई कि क्या सच में कियारा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। काव्य ने कहा, हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं ताकि अपने पापा को ढूंढ सके, लेकिन मम्मा को सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। काव्य की बातें सुनकर गायत्री देवी थोड़ा सरप्राइज थी। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुम सब सच में इसी वजह से शहर में आए हो, कोई दूसरी वजह नहीं है? काव्य और काया ने नाम में अपना सर हिलाया। गायत्री देवी ने आगे कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी मम्मा इस शहर में रुक क्यों गई? तुम दोनों को लेकर वापस क्यों नहीं चली गई? अपने गॉडफादर और अपनी गॉड मदर की वजह से वो यही रुक गए। हम सारी लाइफ तो दूर नहीं रह सकते थे ना, और हमें ये शहर और हमारा स्कूल बहुत पसंद है। काया ने पूरी सिंसेरिटी के साथ जवाब दिया। गायत्री देवी ने एक लंबी सांस ली और बगल में खड़ी हुई मैरी की तरफ देखा। मैरी ने धीमे से गायत्री देवी से कहा, मैम, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस मामले को अच्छे से जानना और समझना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? गायत्री देवी ने अपनी भरोसेमंद मेट से पूछा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कियारा जी ने इस बात को विराट सर से छुपाया था कि बच्चे उनके हैं, तो फिर उनके घर में एक साथ बच्चों को लेकर क्यों रहती थी, जहां सर बच्चों को दिन रात अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जहां उनका लगाव बच्चों के लिए और बढ़ गया है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि कियारा जी को इस सच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैरी की बात सुनने के बाद भी गायत्री देवी कियारा को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहती थी, लेकिन इस बारे में वो और सोचना और जानना चाहती थी। गायत्री देवी ने मैरी से कहा, मैं इसका पता लगाऊंगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पूरी मुंबई को पता होना चाहिए कि काया और काव्य रॉय खानदान के वारिस हैं।
मुझे लगता है कि परसों गौतम फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं अलग से कहती हूँ कि उनसे बात करें, टाइम एंड वेन्यू सब सेम रहेगा, लेकिन उस इवेंट को होस्ट हम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये सबको बता देंगे कि ये बच्चे रॉय खानदान के हैं, हमारे उत्तराधिकारी हैं। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। अपने बच्चों की पहचान पूरी दुनिया के सामने मैं जल्द से जल्द रख देना चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल होगा या सवाल होगा या फिर सब ठीक रहेगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।